आज के शो में आप जान सकेंगे मोटापे का यकीनी इलाज किस तरह से मुमकिन है और साथ साथ हम आपको बताएंगे किस तरह से घर बैठे अच्छा बिजनेस चलाया जा सकता है। और शो के आखिर में होंगे डॉक्टर वजाद जो बताएंगे आपको दिल का हाल किसको सुनाएं। तो देखते रहिए मॉर्निंग एट होम। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू मॉर्निंग एट होम ओनली ऑन पीटीवी होम। कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का शो बहुत क्या कहते हैं मुख्तलिफ एंड वो जो होता है मुनफरिद, सॉरी थैंक यू, मुख्तलिफ एंड मुनफरिद। सीख रही हूँ मैं, प्रैक्टिस कर रही हूँ। कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं जो रोज़ रोज़ इस्तेमाल नहीं होते, लेकिन क्या खूबसूरत है हमारे उर्दू के अल्फाज। जी हाँ, तो आज के शो में मुख्तलिफ और मुनफरिद क्या है? एक स्टोरी है, एक इंस्पिरेशन है, एक ऐसी कहानी जिसमें बड़ी सैडनेस है। शुरू में रोना भी आता है, दिल भी दुखता है और बाद में एक बड़ी अच्छी हैप्पी एंडिंग बताती हूँ। इमेजिन करें 50 साल की एक खातून है, हाउसवाइफ है। इस उम्र में जितनी बीमारियां हो सकती हैं, मुश्किलात हड्डियों की, ब्लड प्रेशर की, डायबिटीज़ की, कोलेस्ट्रॉल की, वो सब उनको हो। एक बाल्टी भर दवाइयाँ खाती हैं रोज़। इमेजिन करें 50 साल कोई बड़ी उम्र नहीं होती। चल नहीं पाती, कोई डाइट उनके ऊपर काम नहीं करती, वजन इतना ज़्यादा है क्योंकि लैक ऑफ एक्टिविटी है और इन सारे मसाइल की वजह से वैसे भी वेट गेन होता है, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होता है, नींद ख़राब होती है। हर वो फैक्टर मौजूद है ज़िंदगी में जिससे वज़न बढ़ेगा और वज़न इतना बढ़ जाए कि कम होने का नाम ना ले। कुछ लोग जो कि अपनी आधी रोटी कम कर देते हैं, अरे वाह मेरा वेट कम हो गया, ज़िंदगी आसान। और कुछ लोग कुछ भी कर दें, पहाड़ तोड़ दें, लेकिन वज़न कम नहीं होता और ज़िंदगी मुश्किल से मुश्किल तर हो जाती है। 50s में आपका मेटाबॉलिज्म बर्बाद हो जाता है। आप कितनी एक्टिविटी कर लेंगे, वो वज़न जो 100 किलो से भी आगे बढ़ जाए, 130, 120, 140 लोग ऐसे रोज़ ज़िंदा होते हैं। सोचें कि आप अपनी बॉडी में जो कि 50 kg के लिए बनी है, उस पे आप 130 kg यानी कि आपका 80 किलो हैवी वेट आपके ऊपर हो, 50 साल की हड्डियों के ऊपर। 50 साल की उम्र में हड्डियों का वो हाल नहीं जो कि 20-30 में होता है। उसमें आप एक 40 किलो का बैग इधर उठाएं, एक 40 किलो का बैग अपने उल्टे हाथ में उठाएं, चलें, उससे ही सोएं, उसके साथ वॉशरूम जाएं, उसके साथ कुर्सी पे बैठें, उठें, सीढ़ियां चढ़ें, बात करें। आपके हार्ट पे कितना बुरा असर पड़ता है। एंड दिस कैन बी लाइफ थ्रेटनिंग। इसे कहते हैं ओबेसिटी और इसके साथ जिंदगी गुजारना सिर्फ वो शख्स जानता है जिस पे गुजर रही है। ऐसे लोगों का मजाक उड़ाना या सिर्फ ये कह देना अरे आंटी वजन कम करो, अरे बेगम वजन कम करो, बहन वजन कम करो, ये और तकलीफ दे बात है। और ऐसे केस में सर्जरी एक बहुत बहुत बेहतर ऑप्शन है, लेकिन हमारे यहाँ लोग इतना डरते हैं, साइड इफेक्ट्स क्या होंगे, भाई अगर कुछ हो गया तो, भाई मर गए तो। हालांकि वैसे भी सफ़र उसी तरफ जा रहा है। तो एक टिकिंग टाइम बॉम्ब है वो शख्स, मैं कहती हूँ, जिसका एक्स्ट्रा वेट है और इतना एक्स्ट्रा वेट है कि उससे डेली एक्टिविटीज़ नहीं होती, जिसका जो दवाइयों पे चल रहा है, जो कि कोई अपनी नॉर्मल एक्टिविटी कर नहीं पाता, जिसका डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, ये सारे मसले चल रहे हैं। हम एक बम है, किसी वक्त भी फट सकते हैं, लेकिन सर्जरी नहीं करानी, इसलिए साइड इफेक्ट्स होंगे। भाई क्या साइड इफेक्ट्स होंगे? बस जो पढ़ते हैं उससे डर जाते हैं और साथ में लोग एकदम मोहब्बत उनकी निकल आती, नहीं नहीं अम्मी आपने ऑपरेशन नहीं कराना, नहीं बेगम ऑपरेशन नहीं कराना। ये इस प्रेशर में औरतें ख़त्म हो जाती हैं, दर्द से, तकलीफ से, जो ज़िंदगी के बाकी 10-12 साल है गुजार के ख़त्म। हॉरिबल लाइफ। इफ़त हाउएवर डिसाइडेड टू डू समथिंग अबाउट हर वेट। इफ़त 50 साल की माशाल्लाह हाउसवाइफ है। ये सब मसाइल उनको थे, खौफनाक ज़िंदगी, और फिर इन्होंने वेट लॉस सर्जरी कराई और अब 8-9 महीने के बाद अब लाइफ कैसे चेंज हुई है आपको दिखाते हैं। और इनकी कुछ पिक्चर्स भी देखें कि ये पहले कैसे लगती थी और अब कैसी दिखती हैं। कैन वी सी सम पिक्चर्स? दिखा दो। पहले इनका वेट कोई 130, 120, 100 के करीब, लोग इससे भी ज्यादा वेट। अब बात है हाइट की कि 5 फुट 3-2 इंच में 100 kg किलर वेट है। इफ़त हमारे साथ है, मैं भी आपको पिक्चर्स दिखाती हूँ, आप काफ़ी हैरान हो जाएंगे। आज हैं वो यहाँ 8 महीने के बाद।
8 महीने के बाद जब उन्होंने सर्जरी करा ली, जिंदगी पहले कैसी थी और अब कैसी है, साइड इफेक्ट जिनसे आप डरते हैं उसकी वजह से तो उनको होना ही नहीं चाहिए था यहाँ भी, और माशाल्लाह हैं, मुस्कुरा रही हैं, चल रही हैं, और क्या क्या अब ये कर सकती हैं जो पहले नहीं कर पा रही थी। इनसे मिलेंगे इफ़त से। अस्सलाम वालेकुम इफ़त, आइए प्लीज़। यहाँ कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, बहुत क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा इफ़त बताइए कि थोड़ा सा टर्न होके, जी, अभी 8 महीने पहले क्या सिचुएशन थी, क्या हो रहा था? बात पूछिए, यानी मैं कब्र की जो लहर होती है उससे वापस आई। इतना बुरा? इतना बुरा मेरा हश्र था कि मैं आपको बता नहीं सकती। मेरे अपने बहन भाई, मेरी फैमिलीज, मेरे हस्बैंड, मेरे इन लॉज, सब इतने परेशान मेरे लिए रहते थे। वो मुझे रहम तलब नज़र देखते थे कि अब इनकी खबर आई। जब आई, मेरे भाई रात भर सोते नहीं थे जब मुझसे मिलकर जाते थे, कहते थे पता नहीं कुछ हो जाएगा इसको। इतनी मेरी हालत ख़राब थी कि मैं आपको बता नहीं सकती। आए पहले आप बैठिए, हम बैठ के बात करते हैं। बाकी उस तकलीफ़ को, उस टाइम को याद करना आपके लिए बड़ा तकलीफ दे होगा। प्लीज़ बैठे जी। अच्छा अब बताइए, ये इनको ऐसा क्यों डर लगा कि आपका क्या होगा? मेरे इतना वेट बढ़ गया था कि मैं आपको बता नहीं सकती। मुझे शुगर हाई रहती थी हर वक्त, कितनी भी मैं दवाइयाँ खा लूँ, कितना कुछ कर लूँ, इंसुलिन मैं हाई डोज की लिया करती थी, उसके साथ गोलियाँ भी खाती थी, लेकिन मेरी शुगर जो 350-400 से कम होती ही थी। दूसरा मुझे हाई कोलेस्ट्रॉल था, ब्लड प्रेशर रहता था। ब्लड प्रेशर इतना होता था कि मैं मेरी बेटी है, मैं हर वक्त उसको डांटती थी, बिला वजह डांटती थी। घर में आपस में उलझती रहती थी अपने हस्बैंड से, अपने घर वालों से। वो गोलियों का भी तो असर होता है ना, दवाइयों का का असर हो जाता है बहुत ज़्यादा। मतलब आपको मैं बता नहीं सकती कि मेरी क्या कंडीशन थी। ना मैं चल सकती थी, ना मैं उठ सकती। हर ये हो गई थी मेरे साथ कि मैं वॉशरूम तक नहीं जा सकती थी। मेरी बेटी मुझे आके पकड़ती थी, उठा के 2 कदम चलती थी तो मुझे सहारा देकर ले जाती थी। मैं किसी तकरीब में जाती थी तो मैं चल नहीं पाती थी, मैं वहाँ गिर जाया करती थी। मुझे जिस जगह बैठाना होता था मेरे घर वालों को, जिस सीट पे, तो मेरे एक तरह से मोटर बाइक में मुझे ले जाकर सीट के ऊपर बैठाया जाता था और वहीं से मुझे बैठा के घर लाते थे। और मेरे घर में मेरे भाई होते थे, मेरे देवर होते थे, वो सब मेरा हाथ पकड़ के मुझे ऊपर तक मेरे घर में तक पहुंचाते थे। मैं 3rd फ्लोर पे रहती हूँ, लेकिन महीने हो जाते थे मुझे बाहर की शक्ल देखे हुए, चला फिरा मुझसे नहीं जाता था। मेरी हालत इतनी ख़राब हो चुकी थी कि मैं बयान नहीं कर सकती। अच्छा, और फिर लोगों का रिएक्शन क्या होता है वज़न को लेके कि भाभी आप डाइट क्यों नहीं करती हैं, भाभी वज़न क्यों नहीं कम करती है? ये होता है ना लोगों का रिएक्शन? हाँ, रिएक्शन। ये भी होता है, लेकिन असल में लोग ये समझते थे कि मैं खाती बहुत हूँ। जब मैं डॉक्टर साहब के पास आई तो डॉक्टर साहब ने भी कहा कि आप कम खाया करें। तो मेरे जवाब देने से पहले मेरे हस्बैंड ने कहा कि ये खाती तो नहीं है। यकीन करें, मैं सारा दिन भूखी रहती थी, रात को खा लिया, आधी रोटी खा ली, हर तरकीब मैंने आजमा ली वेट कम करने की, लेकिन मेरा वेट कम नहीं हुआ। हर तरीका आजमा लिया। अच्छा, फिर उसके बाद किसने आपको मशवरा दिया कि आप सर्जरी करें? ये मेरी एक दीवानी है ताबिंदा, उन्होंने मुझे मशवरा दिया। वो डॉक्टर साहब को जानती थी कि आप उनके पास जाएं। तो मेरे हस्बैंड ने कहा उनसे कि देखें कोई अच्छा डॉक्टर मिल जाए तो बताएं। तो वो भी इस बात पे राज़ी हो गए। हालांकि वो भी डरते थे, वो खौफज़दा रहते थे कि मुझे कुछ हो ना जाए। और मेरे अपने घर वाले, जिस वक्त हमने ये फ़ैसला लिया, यकीन करें कि मैंने सबको मना कर दिया, किसी को मत बताइएगा कि मैं सर्जरी करवाने जा रही हूँ गैस्ट्रिक बाईपास। क्या वजह? वजह ये थी कि हो सकता है कोई मना कर दे, लेकिन मैं इतनी तंग आ चुकी थी ना, मैं कहती आर या पार। हाँ, बिल्कुल बस, अगर ज़िंदा रह गई तो ज़रूर सब खुश हो जाएंगे, और गई तो अब बाद में मेरे बुला लीजिएगा, लेकिन इस वक्त मत बताएं किसी को। लेकिन कम से कम एक उम्मीद थी ना कि बेहतर हो सकती है। हाँ, हो सकती है। बस मैं यकीन करेंगे, मुझे उम्मीद की उस मतलब कहते हैं ना, हद से गुजर चुकी थी मैं। बेशक, मौत और ज़िंदगी, बस मैं ये आर या पार वाली कंडीशन में। और ये आपने बड़ी अच्छी बात की कि किसी को बताना नहीं, क्योंकि जितने मुंह उतनी बातें जी। और ज़्यादातर लोग आपको किसी ऐसे प्रोसीजर से पहले डरा देते हैं। जी जी कि जी इससे बुरा हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। डॉक्टर साहब से मिलते हैं जो कि बैरियाट्रिक सर्जन हैं और ऐसे प्रोसीजर्स और सर्जरीज करते हैं जिसमें वो लोग जो कि आम तरीके से वेट नहीं लूज़ कर सकते और शदीद तकलीफ़ और वज़न से गुज़र रहे हों, और उनको सर्जरी के थ्रू जो है, अब ये किस तरह की सर्जरीज हैं, इन्वेसिव हैं, नॉन इन्वेसिव हैं, क्या क्या ऑप्शंस आपके पास मौजूद हैं, कौन से लोग ये सर्जरी करा सकते हैं, डॉक्टर तनवीर राजी से पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? वालेकुम सलाम। बड़े हीरो वीरो लग रहे हैं, मतलब जिस तरह की बात पता चली कि किसी की लाइफ में ऐसे डिफरेंस पैदा करना ना बहुत बहुत अच्छी बात है। आप हीरो है ना, बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब, हुआ क्या, पहले आप याद करें, आज से 8-9 महीने पहले जब ये फर्स्ट टाइम इफ़त आपके पास आई थी, क्या था सिचुएशन? इनकी एक देवरानी है जो इनको मेरे पास लेकर आई थी
और उस वक्त इनका हाल ये था कि फ़र्स्ट फ्लोर भी नहीं चल सकती थी, चढ़ के नहीं आ सकती थी। और दूसरा ये कि इनके खून के अंदर जो ऑक्सीजन की सेचुरेशन है वो बहुत कम थी। ब्लड प्रेशर का इनको मसला था। ये 34 यूनिट्स इंसुलिन लेती थी सुबह और शाम, और उसके बावजूद शुगर कंट्रोल में नहीं थी। इनका एक और मेजर मसला था जिसका इन्होंने जिक्र किया, वो इनका ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया था। वो क्या? जिसका मतलब ये होता है नींद कि नहीं आप आना। नींद में लेटते हैं तो बहुत ज़ोर ज़ोर से खर्राटे लेते हैं, उसके थोड़ी देर बाद आपका सांस रुक जाता है और सन्नाटा छा जाता है। उसके बाद दिमाग बताता है कि ऑक्सीजन की कमी है, कार्बन डाइऑक्साइड की ज़्यादती है, तो फिर आप खंकारते हैं और उसके बाद फिर नींद में ही जाग जाते हैं या खांसते हैं और सांस दोबारा चलना शुरू हो जाता है, क्योंकि ज़बान जो ढलकी हुई थी वो आगे आ जाती है। ये बहुत कॉमन मर्ज़ है। तो इसकी वजह से आदमी की नींद पूरी नहीं होती, दिन में आदमी चिड़चिड़ा रहता है, बार बार पेशाब आता है, और कितना भी सो ले सुबह उठ के फ्रेश नहीं होता। और मेरे पास मरीज़ आते हैं जो ये बताते हैं कि वो गाड़ी चलाने के दौरान सो जाते हैं, गाड़ी चलाने के दौरान, लोग मोटरसाइकिल चलाने के दौरान सो जाते हैं, क्योंकि नींद कभी पूरी नहीं हो पाती। तो इससे ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ता है, फिर दवाओं से कंट्रोल नहीं होता। ये मसला भी हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा है। जो लोग मोटापे का शिकार होते हैं उसके अंदर तकरीबन 90% लोगों को ये मसला होता है, और उनकी ज़िंदगी में जो मूड में, मिजाज में, डिप्रेशन में जो बेहतरी आती है, और उनके आसपास के लोग जो उनकी चिड़चिड़ाहट की वजह से परेशान होते हैं, उनके अंदर जो बेहतरी आती है, उसकी एक बड़ी वजह ये भी है। बेशक जी। इफ़त का केस अभी हम और डिस्कस करेंगे। आप भी डॉक्टर साहब से कोई सवाल करना चाहें, अभी ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि ऐसे बेरियाट्रिक सर्जन से टाइम लेना, अपॉइंटमेंट लेना, किस शहर में है, बड़ा मुश्किल हो जाएगा। आप किसी भी शहर, गांव, कहीं भी हैं, आप कॉल करके अभी डॉक्टर साहब से सवाल कर सकते हैं। और मेरा जो अकाउंट है आउटस्टाइल विद नादिया इंस्टा अकाउंट, उस पर आप मुझे जाके फॉलो करें, और अभी सवाल भी करेंगे तो वो मैं आपका डॉक्टर से अभी ज़रूर पूछूंगी। तो कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग, मिलते हैं ब्रेक के बाद। आज के शो में बैरियाट्रिक यानी वेट लॉस सर्जरी करने वाले सर्जन यहाँ मौजूद हैं। उनका एक केस स्टडी भी है यहाँ। इफ़त हाउसवाइफ, 50 साल इनकी उम्र, शदीद तकलीफ में कुछ महीने पहले तक, और अब 8 महीने जब सर्जरी को गुजर गए हैं। इफ़त, कितना वज़न पहले था और कितना लूज़ किया आपने? पहले शुरू में ऑपरेशन से पहले जो था मेरा 100 kg था, इस वक्त जो है वो 60 kg है। पहले 100 kg था, अब 60 kg? जी जी, माशाल्लाह, 8 महीने में। 8 महीने में जी। उफ, दैट इज़ अमेजिंग। एंड डॉक्टर साहब, इस प्रोसीजर के बारे में बताएं, इसके साइड इफ़ेक्ट जो लोग हमेशा कहेंगे जी कराया क्या, अब ये तो पहले ये बताएं ना, क्या कराया, कितना तकलीफ दे है, बाद में उसके क्या होता है, पोस्ट प्रोसीजर क्या पेन है, मैनेजमेंट है, सारा इस प्रोसीजर के बारे में बताएं। देखिए, मोटापे के और जो इससे मुताल्लिक़ा बीमारियां हैं, उनके जो ऑपरेशन हैं उनमें 2 ऑपरेशन या 3 ऑपरेशन बहुत कॉमन हैं। एक तो लेप्रोस्कोपिक स्लीव गैस्ट्रेक्टमी है, जिसका मतलब ये है कि सुराखों के ज़रिए आप पेट के अंदर जाते हैं, मिनिमली इन्वेजिव सर्जरी, जिस तरह पित्ते का ऑपरेशन होता है या अपेंडिक्स का ऑपरेशन जिस तरह होता है। अंदर जाने के बाद आप मैदे को काट कर आसीन की तरह बना देते हैं, इसीलिए उसका नाम स्लीव गैस्ट्रेक्टमी, स्लीव अंग्रेज़ी में आसीन को कहते हैं। वो मैदे का वो हिस्सा बाहर निकाल लेते हैं। नतीजा ये है कि वो मैदा जिसके अंदर 1.5 से 2 लीटर सामान या खुराक आ जाती है, अब उस मैदे के अंदर सिर्फ 150-160 सीसी खाना आ सकता है। नतीजतन क्या होता है कि मरीज़ को एक तो भूख कम लगती है, क्योंकि जो मैदे का हिस्सा आपने निकाला उसके अंदर से ऐसे हार्मोन सेक्रीट होते हैं, ग्रेलिन मसलन, जो आपको भूख लगवाता है। वो हार्मोन की सेक्रीशन कम हो गई, जिस्म के अंदर भूख लगना कम हो गई। क्या ऐसा है इफ़त? आपको क्या महसूस हो रहा है इस वक्त? मुझे यकीन करें कि जब मेरा ये ऑपरेशन नहीं हुआ था तो मैं हर चीज़ खाने से मोहताज थी। मुझे रेड मीट मना था, मेरी स्वेलिंग इतनी होती थी पैरों की कि मेरी उंगलियां नज़र नहीं आती थी, इसमें ऐसा लगता था सुराख हैं। और सही। उसके बाद फिर ये था कि मैं ये नहीं खाऊं, वो नहीं खाऊं, ना खाने के बावजूद दिन ब दिन मेरा वेट बढ़ता चला जा रहा था। और तब भी आप नहीं खाती थी और फिर भी वजन बढ़ता था। ये डॉक्टर साहब, ये क्या चीज़ है कि खा भी नहीं रही थी और वजन बढ़े जा रहा था इनका? देखिए, एक बात समझने की जो हर एक को इस प्रोग्राम के तवज्जुह से मैं बताना चाहता हूँ कि मोटापा किसी का कसूर नहीं है। मोटापा एक बीमारी है, मोटापा एक मर्ज़ है।
जैसे शुगर है, जैसे कैंसर है, जैसे आर्थराइटिस है। हम लोगों को जिम्मेदार नहीं ठहराते कि आपको डायबिटीज़ क्यों है। इस तरह हम मोटापे को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते कि आप मोटापे का शिकार क्यों हैं। पहली बात तो समझने की है। दूसरी बात यह है कि मोटापा ज़रूरी नहीं है कि इसका ताल्लुक़ सिर्फ खाने पीने से हो। मोटापे की मुख्तलिफ़ वजूहात हैं। ये गंभीर बीमारी है। बहुत सारे लोग आपके मुशाहिदे में ऐसे होंगे जो खाते तो बहुत ज़्यादा हैं, आपसे ज़्यादा खाते हैं, लेकिन उनका वज़न आपसे भी बहुत कम है। और ऐसे लोग भी मिलेंगे जो खाते तो बहुत कम है लेकिन वज़न उनका ज़्यादा है। एक फैमिली में आपको लोग ऐसे मिल जाएंगे कि तमाम बच्चों का वज़न सही है, किसी एक बच्चे का वज़न शदीद ज़्यादा होगा और वो इतने कॉम्प्लेक्स में मुब्तला होगा। और आपको ऐसी फैमिलीज मिल जाएंगी जिसके अंदर सबका वज़न ज़्यादा है। जो है ना, ये गंभीर मसला है। इसको इतना सिंपल ना लें कि उसका जो है ना मुँह खुला हुआ है, उसका पेट भरा हुआ है। इसके जो साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स हैं कि बच्चे, माँ बाप जो बच्चे से सबसे ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, बाज़ औक़ात वो ऐसे ताने दे देते हैं कि बच्चे उससे हर्ट होते हैं, उल्टा काम शुरू हो जाता है। उल्टा काम तो शुरू। इफ़त, अब आपको भूख लगती है, अब क्या अभी मुझे ऑपरेशन की बल्कि पूरी बताएं, आप गई, आप डर रही होंगी ऑपरेशन के वक्त? हाँ, उस वक्त तो खैर थोड़ा सा मुझे भी था कि पता नहीं क्या होता है। मैं अपनी बेटी की तरफ देखती थी कि पता नहीं मैं दोबारा इनको देख सकूँगी कि नहीं देख सकूँ। अपने हस्बैंड की तरफ देखती थी। मेरे हस्बैंड बोलते कुछ नहीं है लेकिन दिल में बहुत ज़्यादा फील करते हैं। मगर हम यकीन करेंगे, उस वक्त सिर्फ मेरे हस्बैंड और मेरी बेटी और मेरी एक देवरानी थी। हमने किसी को इन्फॉर्म नहीं किया था। अच्छा, 2-2.5 घंटे के बाद जब होश आया, फिर होश वहाँ से बताएं कैसे, तब से लेके अब तक क्या आपने जब फेस होश किया? आया तो काफ़ी मुझे अच्छा लगा। ऐसा लगा कि मैं दोबारा मतलब ये ज़िंदगी की तरफ आ गई हूँ या फिर मैं ज़िंदा हो गई हूँ। मुझे ऐसा फील हुआ। दर्द तो हुई होगी, पर पहला आप बताएं ना, जो पहली फीलिंग, आंख खुली फिर? हाँ, आँख खुली ना तो दर्द कितनी थी? डर नहीं लगा, खुशी नहीं, दर्द हुई। कितनी थी? दर्द 10 में से, नहीं, दर्द 10 में से बताएं, 5, 6 क्या नंबर था पेन का? नहीं, पेन तो मुझे था ही नहीं, बस ऐसा लगा सोई और जागी। असल में ये लेप्रोस्कोपिक सर्जरी है ना, 5 छोटे छोटे सुराख होते हैं पेट में। ठीक है। कोई बड़ा ज़ख़म या चीरा नहीं लगता। तो उन सुराखों के बाद जब हम ऑपरेशन करते हैं, तब ऑपरेशन 1.5 से 3 घंटे के दरमियान होता है, डिपेंडिंग आप कौन सा ऑपरेशन कर रहे हैं। ऑपरेशन के 2 घंटे के बाद मरीज़ जो है वो पानी पीता है, चलना फिरना शुरू कर देता है 2 से 4 घंटे के बाद। हाँ। और 24 घंटे के अंदर हम मरीज़ को घर भेज देते हैं। अच्छा, 24 घंटे में चली। अच्छा, फिर क्या हुआ? दर्द नहीं हो रही थी? नहीं, दर्द नहीं होती, बस थोड़े से दूसरे दिन मुझे खड़ा किया गया, चलाया गया तो ऐसा लगता था थोड़ी सी वीकनेस सी, मतलब ज़ाहिर है मैं इतने अरसे बाद चलने की कोशिश कर रही हूँ बगैर किसी के सहारे के। तो मुझे बहुत हैरत भी हुई, थोड़ा सा कदम भी डगमगाए मेरे, और खाए कहीं मैं गिर नहीं जाऊँ। तो उसके बाद जैसे जैसे टाइम गुजरी, शाम हुई तो हमें डिस्चार्ज कर दिया हॉस्पिटल से। हम घर आए, मैं 3rd फ्लोर पर आती हूँ तो माशाल्लाह से अपने पैरों से चढ़ के मैं सीढ़ियों ऊपर गई। बस थोड़ा सा मुझे सहारा दिया था मेरी बेटी ने। हालांकि उस वक्त वजन तो कम नहीं हुआ था, मतलब नहीं, तो उस एक ही वक्त दिन नहीं हुआ था। मैंने उनसे डॉक्टर साहब से ये पूछा, पहले लोग ये समझते हैं लैब सेशन होता है, तो जब ये मेरे पास आए मेरे चेकअप के लिए, तो मैंने कहा डॉक्टर साहब मेरे जिस्म से कितनी चर्बी निकाली। तो एकदम से ये हंसने लगे, Liposuction कानों नहीं पे हाथ था। लगाने लगे कि नहीं भाई, हमने आपके पेट से कुछ नहीं निकाला, वो आप खुद ही हमने- निकालेंगी। हाँ। फिर मैंने कहा तो फिर आपने किया मेरे साथ? हाँ। जब मेरे जिस्म से मोटापा नहीं खत्म होगा, चर्बी नहीं बाहर आएगी, तो फिर मैं किस तरह? कितनी स्वीट बोली सी है ना। तो फिर उसके बाद उन्होंने बताया कह लेंगे ये चर्बी ना आपकी ताकत बन जाएगी, अब आप देखिएगा। और यकीन मानेंगे 15-20 दिन बाद ही मुझे हल्कापन महसूस होने लगा। एकदम से मैं खड़ी हुई ना तो खुद खड़ी हो गई। मुझे इतनी हैरत कि मैं खड़ी कैसे हो गई खुद से। क्या हुआ? क्या आपने खाना छोड़ दिया था इस वजह नहीं, से आप नहीं, हल्की हो रही थी, या प्रोसीजर के बाद कोई करेक्टिव सर्जरी तो ये नहीं है कि जिसकी वजह से ये पहले ठीक हो तो गई? 3 महीने तक तो हमें लिक्विड दिया गया। तो 3 महीने के बाद थोड़ा बेहतर फील हुआ होगा? शुरू में ही फील? शुरू में बता रही हूँ ना, मुझे तो 15-20 दिन में ही महसूस होना शुरू हो गया था। वेट मेरा कम होता चला गया। और क्या वजह इसकी? देखें, क्या वजह? इसमें होता ही है कि जो आप पूछना चाह रही हैं कि ऑपरेशन के बाद 2 दिन तो मरीज है ना? सिर्फ क्लियर लिक्विड्स पे रहता है। अच्छा। ठीक है, उसके बाद लस्सी, यखनी, इस तरह की दूध, इस तरह की चीज़ें लेना शुरू करते हैं। फिर मैश्ड चीज़ें जैसे कीमा या खिचड़ी, इस तरह की चीज़ें खाते हैं। 3 से 4 महीने के बाद मरीज़ वही खाना खाता है जो हम सब खाते हैं, जो उसके घर वाले खाते हैं। फ़र्क क्या है? उसके खाने की मकदार बकिया लोगों से कम है। नंबर 1, कम खाएगा उसका पेट भर जाएगा। नंबर 2, नंबर 3 कि उसके खाना खाने की जो चॉइसेस हैं, जो उसके फूड खाने का इंतखाब है, वो बेहतर होगा। हम मरीज़ को ये बताते हैं कि आपने खाने से आधा घंटा पहले पानी पीना है और आधा घंटे बाद, और पहले खाने से आधा घंटा पहले और बाद पानी नहीं पीना आपने। नंबर 1। नंबर 2, जब आपने कोई भी खाना खाना है तो सबसे पहली चीज़ जो आपने खानी है वो प्रोटीन्स खानी है। तो खाने की चॉइसेस मरीज़ की अच्छी हो जाती है। हालांकि 3-4 महीने तक आप लिक्विड्स पे हैं या आप प्योरी फूड पे हैं और आपको वीकनेस नहीं हो रही? नहीं, वीकनेस नहीं होती,
क्योंकि शुरू में तो हमें विटामिन की भी टैबलेट्स दी गई कि हम विटामिन, थोड़ी सी मेडिसिन थी जो 3 महीने तक का कोर्स होता है उसका। अच्छा, कौन सी विटामिन? विटामिन सर कौन सी थी? इसके लिए जो है ना, जो लोग बैरियाट्रिक सर्जरी करवाते हैं, स्पेशली बाईपास, उन लोगों को विटामिन खाने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि आपके खाने की मकदार भी कम हो गई और खाना जज्ब और हजम भी कम हो रहा है, तो आपके जिस्म में विटामिन की कमी हो जाएगी। अच्छा जी, कॉलर से भी बात करेंगे। बहुत सारी कॉल्स आ रही हैं, आपसे लोग सवाल करना चाहते हैं। नौशीन, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग जी। नौशीन क्या कहेंगी? और आउटस्टाइल विद नादिया पे आप मुझे मैसेज जो आ रहे हैं आप लोग भी कर सकते हैं, इन केस आपके पास कुछ सवाल हो। पहले तो मैं आपको कहूँगी, आप आज बहुत अच्छे लग रही हैं। हाँ, बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी। और मैं डॉक्टर साहब से थोड़ा सा डिटेल लेना चाहूंगी। हाँ। कि देखिए, ज्यादातर जिनके पास, कहना नहीं चाहिए, छोड़े ऑन एयर जाएगा, अच्छी बात नहीं है किसी के बारे में कहना। मैं सिर्फ ये पूछना चाहूंगी कि थोड़ा सा ये आइडिया दे दे कि इनका क्लिनिक कहाँ है। और सेकेंडली मैं ये पूछना चाहूंगी कि इस सर्जरी के लिए कोई एज मखसूस तो नहीं है क्या जी? क्या पूछेंगे? करवा सकते हैं, फिर नहीं करवा सकते? मेरी एज सास जी है, वो बहुत ओवरवेट है, वो 24 घंटे में वो सिर्फ एक रोटी खाती है, लेकिन उनका वेट बहुत ज्यादा है। सही। हेलो, हाँ जी, मैं नहीं, बिल्कुल सुन रहे हैं, बिल्कुल समझ रहे हैं। तो और आप जिनका ऑपरेशन करवाना चाहती हैं, उनकी एज क्या है? उनकी मेरे ख्याल में 60 तो प्लस है, 60 to 65 है। अच्छा, तो किन केसेस में ये सर्जरी नहीं हो सकती, ये डॉक्टर साहब से पूछें। जी डॉक्टर साहब, कोई सवाल करेंगे? हाँ, और थोड़ा सा कॉस्ट का भी आइडिया दे दें। मैं ये नहीं कह रही कि आप मुझे फिक्स रेट बता दें कि नहीं इतने में हो जाएगी, अंदाज़ा नहीं, लेकिन थोड़ा आइडिया इंसान को हो जाता है, फिर ही इंसान कोशिश करता है, क्लिनिक ढूंढता है, फिर लेके जाता है। तो नहीं, बहुत जरूरी है। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि जो भी पाकिस्तान में होगा ना, दुनिया भर में उससे ज्यादा ही कॉस्ट है। मिडिल ईस्ट में इतना एक्सपेंसिव है। जी 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 जी, हॉस्पिटल केयर बड़ी अच्छी है इसमें। अच्छा, 2 चीज़ें आ जाती हैं कि आपके डॉक्टर की एक्सपर्टीज़। एक चीज़ जिससे मैं घबराती हूँ वो ये कि मुझे हॉस्पिटल केयर का यहाँ नहीं पता। डॉक्टर अच्छा मिल जाएगा, डॉक्टर हॉस्पिटल का पता नहीं कि वो मेरी कितनी केयर करते हैं। तो ये दोनों फैक्टर्स हैं कि डॉक्टर तो आपको कैसे लग रहे हैं और हॉस्पिटल कैसा होगा, और उनके पास क्या, खुदा ना खास्ता इमरजेंसी के केस में उनके पास क्या फैसिलिटीज़ हैं अगर कोई रिएक्शन या कुछ हो जाए। जी डॉक्टर साहब, इन्होंने पहली बात तो पूछी उम्र की बात, तो उम्र का ताल्लुक सिर्फ नंबर से नहीं है, मरीज़ की सेहत से भी है। लेकिन हम तकरीबन 16 से 70 साल के मरीज़ों का ऑपरेशन ऑफ़र करते हैं। उनको डिपेंड करता है कि उनकी ओवरऑल सेहत कैसी है। दुनिया में अब स्पेशली मिडल ईस्ट के अंदर, दुबई, सऊदी अरब, इमारात के अंदर अब बच्चों के ऊपर भी ऑपरेशन हो रहे हैं। वहाँ के बच्चे देखने वाले। इसकी वजह यह है कि वो ये कहते हैं साइंस शदीद ओबेसिटी का शिकार है। और आप किसी गेमिंग अरीना में चले जाएं, बच्चों के हाथ में गेम और एक हाथ में इतना बड़ा मॉन्स्टर बर्गर होगा कि वो आपके मेरे खाने की बस की बात है ही नहीं। इतना ज़्यादा मोटापा आ गया है उन मुल्कों में। हाँ, तो ये मिडल ईस्ट तो हॉट स्पॉट है दुनिया में मोटापे का ना। कुवैत हो गया, कतर हो गया, सऊदी अरब हो गया, तो यहाँ मोटापा बेतहाशा है। और मैंने जब वहाँ काम किया तो उस वक्त मैं मोटापे से पहली दफ़ा रूशनास हुआ, सही मानों में मुझे पता चला ये बीमारी कैसी है। उसके बाद फिर मैंने अपना फोकस अपनी बकिया कैंसर सर्जरी से हटाकर, लेप्रोस्कोपिक सर्जरी से हटा के मैं टोटली यही काम कर रहा हूँ। तो डॉक्टर साहब, इन्होंने जो पूछा कि 60 से ऊपर अगर कोई शख्स है, हम 70 साल की उम्र तक ही ऑपरेशन करते हैं, प्रोवाइडेड कि मरीज़ की ओवरऑल सेहत कैसी है। उम्र और सेहत का ताल्लुक सिर्फ नंबर से नहीं है। कोई 50 साल के अंदर भी ये बहुत सारी बीमारियों का शिकार थी। आज इनकी जो उम्र है तो 1 साल बढ़ गई। प्रैक्टिकली बीमारियां ख़त्म होने से इनकी उम्र तो मज़ीद कम हो गई। और इस ऑपरेशन कराने से या वज़न कम होने से आपकी लॉन्जेविटी बढ़ जाती है। यानी आदमी अपनी मोटापे का मसला क्या है? सर, इतनी ख़तरनाक ये बीमारी है। मैं तो अपने लाइफ में इस चीज़ से ऐसे गुजरी हूँ। मेरी मदर को सेम वो मसला था कि उनकी खुराक नहीं, लेकिन वज़न शदीद ज़्यादा, और वो मोबाइल नहीं थी, चल फिर नहीं सकती थी। ऐसा भी टाइम आया था उनकी लाइफ में। तो मैं कोई 2005-06 में इनको ले गई हॉस्पिटल में, खल शिफा इन इस्लामाबाद। तो वहाँ प्रोसीजर्स जो अवेलेबल थे, अभी टमी टक वगैरह टाइप चीज़ें थी। बैरिएट्रिक सर्जरी मुझे नहीं नज़र आई उस वक्त ऑप्शन। तो डॉक्टर ने मना कर दिया कि नहीं, हम नहीं कर सकते, क्योंकि इनका वेट इतना ज़्यादा है, अगर हम इनको एनेस्थीसिया देंगे तो इसका रिएक्शन हो जाएगा। सो माई मदर वॉज रिफ्यूज्ड एनी वेट लॉस प्रोसीजर जो भी उस वक्त वहाँ था। अब अगर कुछ हो जाता तो आगे मेरी माँ के लिए क्या आसानी होती कि जब 2009 में उनको कैंसर डायग्नोस हुआ, 2010 में एक्चुअली 10 में, उसके लिए उस स्टेज पे डायग्नोस हुआ जब सर्जरी
हो सकती थी। तो डॉक्टर ने कहा सर्जरी हो जाएगी तो शायद बच जाए। हम जितने सर्जन्स थे इंक्लूडिंग शौकत खानम गए और कोई मम्मी को हाथ लगाने को तैयार नहीं था बिकॉज ऑफ अ वेट। उनकी कैंसर सर्जरी नहीं हो सकी उनके वजन की वजह से एंड शी पास्ड अवे। तो इसलिए मैं हमेशा इस चीज़ को लेके बड़ा स्ट्रांगली बिलीव करती हूँ कि प्लीज़ जो ये एक ऐसी बीमारी है जो आपके लिए लाइफ थ्रेटनिंग ज़रूर बनेगी। तो इसको सही टाइम से, अगर डाइट से ठीक हो रही है सही, किसी और प्रोसीजर से हो रही है फाइन, सर्जरी भी एक ऑप्शन है। और इतनी ऑप्शंस के बावजूद अगर आप इलाज ना करें ना, आप अपने साथ शदीद जुल्म कर रहे हैं। और आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि ऐसे प्रोसीजर के बाद आपकी ज़िंदगी कितनी आसान हो जाएगी। इफ़त जैसे इफ़त, आपको सोचिए अगर आप ये प्रोसीजर ना कराती तो शायद आज मैं यहाँ ना होती, मैं यहाँ ना बैठी होती। और इतने फ्रेश और इतने मतलब कि अपने आप को यकीन माने याद कि मैं अपनी उम्र से 20 साल पीछे चली गई। रियली आपको लग रहा है कि आप मतलब 30-40 हो गई हैं? जी 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 बिल्कुल, यकीन करें। इनके चेहरे पे खुशी और एक मुस्कुराहट है मेरे लिए। अब आजकल जैसे मैंने जो दिन गुजार रही हूँ ना, मैं यकीन करें हर दिन मेरे लिए एक नया दिन होता है। मुझे एक नई चीज़ पता चलती है, अपने अंदर की इम्प्रूवमेंट पता चलती है कि मैं बैठ इस तरह से चल सकती हूँ, मैं उठ सकती हूँ, मैं चल सकती हूँ। अभी मैं यहाँ से ऊपर आई थी तो मुझे अंदाज़ा नहीं था कि मैं ये सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर आ सकूँगी। यकीन करें जब तक इवन आप क्रॉस बैठ नहीं सकती थी तो अब आप माशाल्लाह बैठ भी सकती हैं। और 8 महीनों में मैं शॉपिंग पे नहीं जा सकती थी। यकीन करें ईद बकरीद के कपड़े मेरे बच्चे मेरे हस्बैंड अपनी पर्सन से ले आते थे, मुझसे कहते चलें शॉपिंग। मैंने कहा आपके लिए मुसीबत बन जाऊंगी मैं, क्योंकि चल नहीं सकती नहीं। और ऐसे लोग मैंने देखा आइसोलेट हो जाते हैं। यूरोप में आप यकीन करें कुछ लोगों को सालों से अपने कमरे में बंद औरतें पड़ी हुई हैं क्योंकि उनका वजन इतना है, उनको दीवार दरवाजा तोड़ के, क्रेनें मंगवा के, सारा ये काम करके उनको उठवा के एम्बुलेंस में डाल के लेके गए अस्पताल। इतना उनका बुरा हाल है। मैंने वो भी डॉक्यूमेंट्रीज देखी। तो डॉक्टर साहब इसका एक वो कॉस्ट की बात कर रहे हैं, वो हम आपको बताएंगे और आपके सवाल जवाब और आपकी कॉल्स भी। एक और सेगमेंट अभी है, उसके बाद मज़ीद अभी हम शो पे विमेन एंटरप्रेन्योरशिप की बात करेंगे। एक और सक्सेसफुल बिजनेस लेडी अपनी कहानी आपको बताएंगी, अपनी ज्वेलरी और क्लोथिंग ब्रांड के बारे में। लेटर असिस्टेंट साइकाइट्रिस्ट जो है, असिस्टिंग साइकाइट्रिस्ट जो है डॉक्टर वजाहत, वो बात करेंगे पोस्ट प्रेगनेंसी डिप्रेशन। आज ही मैं मैसेजेस को चेक करी थी जिसमें किसी ने बड़ा इंसिस्ट किया कि ट्विंस के बाद शदीद डिप्रेशन में हो। इस बारे में बात करेंगे, तो अपने क्वेश्चंस रेडी रखिएगा। कीप वॉचिंग, गुड मॉर्निंग। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और बहुत सारे सवाल हैं। एक तो मेन आउटस्टाइल विद नादिया इज माई इंस्टा अकाउंट, उसको आप फॉलो करें और आप उसमें मुझे अभी भी कोई सवाल कर सकते हैं। अभी एक सेगमेंट है यहाँ, डॉक्टर साहब और इफ़त भी बैठी हैं। बार बार एक सवाल आ रहा है वही कॉस्ट का, कि इस प्रोसीजर की कॉस्ट अंदाज़न कितनी है? सर कुछ अंदाज़न बताएं। देखें, ये डिपेंड करता है कि आप कौन सा ऑपरेशन करवा रहे हैं और जो है किस अस्पताल में करवा रहे हैं। तो इसकी कॉस्ट तकरीबन 4.5 लाख रुपए से लेके 7-8 लाख रुपए तक की है। अच्छा, और हॉस्पिटल पे डिपेंड करता है। हॉस्पिटल का क्या मतलब? वो मैं भी देखिए, अगर मेरे लिए बहुत बड़ा कंसर्न, अगर आप एक प्राइवेट रूम में करवा रहे हैं, एक बड़े महंगे अस्पताल में करवा रहे हैं, तो वहाँ ज़ाहिर है हर चीज़ का खर्चा ज़्यादा है। लेकिन देखें, इसमें आपने जो बात की थी ना अस्पताल, इसमें बेहोशी बहुत इंपॉर्टेंट है, बेशक, ठीक है। लेकिन ये डे केस सर्जरी है। डे केस का मतलब ओवरनाइट, आपने आज ऑपरेशन करवाया, आपने एक रात अस्पताल में रुकना है। सॉरी, डे केस नहीं कहूँगा मैं, इसको कहूँगा ओवरनाइट। एक 24 घंटे का स्टे है। तो अस्पताल की कमरा और चीज़ें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितनी अस्पताल का थिएटर और उसकी फैसिलिटीज़ और स्टाफ इंपॉर्टेंट है। मरीज़ अमूमन बिल्डिंग देख के मुतासर होते हैं, जबकि हमारी नज़र से बिल्डिंग के अंदर जो कुछ फंक्शंस हैं, जो सिस्टम्स हैं, जो सेफ्टी प्रोटोकॉल्स हैं, वो ज़्यादा हैं। आप किस यहाँ हॉस्पिटल्स को प्रेफर करते हैं वैसे? मैं कराची के अंदर जैसे शहीद मिल्लत रोड के ऊपर मेडिकेयर अस्पताल में करता हूँ। एक उस्मान मेमोरियल हॉस्पिटल है, उसके अंदर ये काम करता हूँ, जिनकी सारी फैसिलिटीज़ नहीं हैं बिल्कुल। अच्छा, सारा ओटी टोटली उन्होंने नया लगाया है, तो उसके अंदर इक्विपमेंट और फैसिलिटीज़ मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। अच्छा, किस किस्म की फैसिलिटीज़ आपको चाहिए होती है जो
हर इसके हॉस्पिटल अंदर में देखें नहीं जो है इस सर्जरी के लिए। मरीजों के वजन के हिसाब से आपको स्पेशल टेबल चाहिए होता है। जब हम सुराखों के ज़रिए ऑपरेशन करते हैं तो हमें एक ऐसा कैमरा चीज़ें चाहिए होती हैं जो हमें HD इमेज दिखाती हैं। तो हमारे पास मुख्तलिफ ऐसे औजार कह लें, इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो टिश्यूज़ को काटते भी हैं और सील भी करते हैं जिससे ब्लीडिंग नहीं होती। तो इस तरह की चीज़ें इसके लिए ज़रूरी हैं। फिर आपको ये ऐसा ऑपरेशन नहीं कि एक सर्जन कर ले, इसके लिए आपको एक स्पेशलाइज्ड ट्रेन टीम की ज़रूरत पड़ती है। सही। जो मरीज़ हमारे पास आते हैं उनको हम मुख्तलिफ लोगों को दिखाते हैं, जिसके अंदर डाइटिशियन इंटीग्रल पार्ट है, लाजमी है। फिर हमारे पास साइकोलॉजिस्ट होते हैं कि किसी मरीज़ को अगर डाइट फूड एडिक्शन है तो हम उसको साइकोलॉजिस्ट को पहले दिखवाते हैं। इस तरह स्लीप एपनिया है तो उसको पल्मोनोलॉजिस्ट को या सीने के स्पेशलिस्ट को दिखाते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, बहुत सारे आपके लिए सवाल आ रहे हैं, ये मुझे बताएं। हिना बिलाल पूछ रही हैं कि 5.6 इनकी हाइट है, 5'6", 98 kg है, 40 साल इनकी उम्र है। कह रही है मैं सर्जरी करा सकती हूँ या मैं कोई टैबलेट्स वगैरह भी हैं? सबसे ज़्यादा प्यारा होता है ना लोग, कोई काश कोई ऐसी टैबलेट होती है, मुझे भी बताना प्लीज़। कोई आप में कोई टैबलेट से मैं कम कर सकती हूँ? 98 kg, 40 एज, 5'6" हाइट, देखिए मैं आपको अभी 98 kg। हाँ, अपने फ़ोन के ऊपर एक चीज़ भी दिखाऊंगा कि हमने पाकिस्तान में इस मसले का हल, इस सवाल के जवाब के लिए एक एप्लीकेशन डेवलप की है जो पाकिस्तान की तमाम रीजनल ज़बानों में मौजूद है। तो पहली चीज़ तो ये कि ऑपरेशन, सवाल ये ऑपरेशन किसका हो सकता है। तो जिस किसी का BMI 37.5 से ज़्यादा है, जिसको मोटापा दर्जा सोम या ओबेसिटी क्लास 3 कहते हैं, इसको कहते हैं मॉर्बिड ओबेसिटी 37.5 37.5 इनका या कितना उससे BMI ज़्यादा। था जब ये आपके पास इनका BMI जो था वो 40+ था। हाँ। ठीक है, अब आपने अच्छा सवाल किया इस वक्त। क्यों? क्योंकि 37.5 BMI है, मॉर्बिड ओबेसिटी है, क्लास 3 ओबेसिटी है, वज़न आपका तकरीबन 30 से 50 किलो ज़्यादा है। अगर आपको कोई बीमारी नहीं भी है तो आपके लिए जो इलाज रिकमेंडेड है वो सिर्फ ऑपरेशन है, क्योंकि इतना वज़न किसी और तरीक़े से ना कम किया जा सकता है और कम हो भी जाए तो रखा नहीं जा सकता। लेकिन अगर आपका BMI इससे कम है, 32.5 BMI है, और आपको कोई बीमारी है जैसे शुगर, ब्लड प्रेशर, आर्थराइटिस, दिल की बीमारी, या औरतों में, ख़वातीन में जो हार्मोन्स की बीमारी है जिसके अंदर चेहरे पे बाल निकलने लगते हैं, माहवारी में बेकायदगी आ जाती है, मोटापा शुरू हो जाता है जिसको पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम कहते हैं, उसका तकरीबन मोर देन 90% पेशेंट जो हैं इसके क्योर हो जाते हैं। मोर देन 90% पेशेंट क्योर हो जाते हैं। और इनफर्टिलिटी का इलाज है, यानी बांझपन जो हो जाता है इस मर्ज के नतीजे में या मोटापे के नतीजे में, उसके अंदर भी बांझपन का जो इनफर्टिलिटी से होता है उसके अंदर भी बेतहाशा अच्छा, ये लोगों को फाका है। कंसर्न होता है कि अगर 20s में समझे किसी को ज़रूरत है या टीनेज में, तो तब भी ऑपरेशन होता है क्योंकि आगे इनफर्टिलिटी के मसला बन जाएगा, बच्चियां कंसीव नहीं कर पाएंगी। क्या ऐसी कोई बात है? ये सर्जरी करा के हो सकता है मसला? जी देखें, 32.5 BMI जो बताया था ना, इसमें क्लास 2 ओबेसिटी है, उसके अंदर ऑपरेशन रिकमेंडेड है अगर इनमें से कोई एक बीमारी हो। अब बात करते हैं बीमारियों की, जैसे आपने पूछा पॉलीसिस्टिक 20 साल की उम्र से। हाँ। जो भी बीमारी आपको जिसके लिए ऑपरेशन रिकमेंडेड है, ऑपरेशन बीमारी के स्टार्ट पे कराना बेहतर है। लेकिन अगर मतलब किस उम्र तक मिनिमम? 16-17 16 साल में हम करते हैं आप कर सकते ऑपरेशन, बिल्कुल। अच्छा, 16, देखें आपकी जो है ना, जिसे और कहते ये हैं तो नहीं कि आगे जाके- बलूगत हो जाए आपकी। आगे आपको उसमें बच्चियों को कोई प्रॉब्लम कंसीव करने में या डिलीवरी में मसला तो नहीं होता? देखिए, कंसीव करने में प्रॉब्लम तो ओबेसिटी है, वो मोटापा प्रॉब्लम ही है, खत्म हो जाएगी। ठीक है ना, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम है। अगर ये चीज़ें आप सही नहीं करेंगे तो फिर कंसीव करना मुश्किल काम होगा। आसानी हो जाएगी। जी कॉलर से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। और साथ में हाय हाय आयमा पूछ रही हैं कि जी और भी प्रोसीजर हैं इस, और ये प्रोसीजर को उर्दू में बताएं कि करते क्या? एक ये प्रोसीजर है, इसके अलावा कौन सा प्रोसीजर है? इसमें तो आपने एक्स्ट्रा पेट को काट दिया, जो इनका इफ़त का जो प्रोसीजर हुआ उसके अंदर आपने नहीं, इफ़त का ये प्रोसीजर नहीं हुआ। हाँ। इसके अंदर 2 प्रोसीजर है, एक मैं बता चुका हूँ, स्लीव गैस्ट्रेक्टमी। ठीक है सर, कॉल आगे साथ में ना वो डिस्कनेक्ट हो जाती है, लेकिन इस प्रोसीजर को समझाइएगा, इसमें पेट में किया और इसके अलावा क्या प्रोसीजर्स हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। यार बहुत सारे सवाल। वालेकुम सलाम, मैं हुमैरा बात कर रही हूँ जी, जी। गोजरा से, टोबा जी, टेक्सिंग। जी कैसी हैं आप? मेरा क्या सवाल करेंगे आप? बेटा मेरा मसला ये है कि मेरी डेट बंद हो गई। मेरा 21 साल का बेटा था, उसकी डेथ हुई, टेंशन से डेट बंद हो गई। उसके बाद मेरा पेट बढ़ना शुरू हो गया, इतना बढ़ गया है यकीन करें कि मेरा कोई पहले कपड़े थे वो भी नहीं आ रहे। 1 साल बेटे की डेथ को उसी महीने मेरी वो मेंसेस बंद हो गए। उससे पेट इतना बढ़ गया है कि मतलब वो पीछे नहीं जाता। मैं खुराक भी बहुत कम लेती हूँ, बल्कि बेटे की टेंशन की वजह से 21 साल का था, इंजीनियरिंग की, तो अचानक उसके प्लेटलेट डाउन हुआ तो वो उसकी डेथ हो गई।
अच्छा, आप बताएं, आपका वजन कितना है? लेकिन उसके आपका- बाद आपका- मेरा आपका- पेट इतना बढ़ गया, बाकी जिस्म नहीं बढ़ा। अच्छा, सिर्फ पेट बढ़ा, तो आपका वजन कितना बढ़ा है? वजन कितना है अभी जब आप मशीन पे देखते वजन हैं? मेरा 75 kg हो गया है, लेकिन पहले नहीं था। पहले मेरा 60 था, लेकिन पेट भी नहीं था। मेरे 3 बच्चे हैं, लेकिन मेरी आपकी सारी age जिंदगी क्या नहीं है? बढ़ा। 2 बेटे 1 बेटी है माशाल्लाह। आपकी बड़ा age? बेटे की डेथ हुई, उसके बाद मेरा पेट। एज क्या आपकी? हेलो, एज क्या आपकी? उम्र क्या है? मेरी उम्र 49 है। 49 जी। थैंक यू फॉर योर कॉल मेरा जी। देखिए, इससे एक और जो आप मोटापे की वजूहात में से एक वजह पता चली, वो स्ट्रेस है। स्ट्रेस एंड ट्रॉमा। ठीक है, ट्रॉमा और स्ट्रेस और डिप्रेशन जो होता है उसकी वजह से आदमी और खाना शुरू कर देता है। तो इसको हम कहते, तो स्ट्रेस और डिप्रेशन की वजह से आप खाना शुरू करते हैं, जिसकी वजह से आपका वजन बढ़ना शुरू हो जाता है। तो ये भी इसकी वजूहात में से एक वजह है। ये करवा सकती हैं प्रोसीजर इस वजन में? डिपेंड ये करता है कि ना इनकी हाइट कितनी है। अच्छा, तो अब आप BMI कैलकुलेट करें, वही जो डॉक्टर साहब ने BMI चेक बताया। करने का जो तरीका है वो ये है कि आपका वजन किलोग्राम में। जी, अब ऐप भी दिखाते हैं साथ में, आप हाँ। एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ऐप आप डाउनलोड कर लें। इस ऐप का नाम क्या है सर? इस ऐप का नाम जो है oats.pk है। ये प्ले स्टोर के ऊपर 1 हफ्ते के अंदर अवेलेबल होगी। अच्छा, एक तो आप हफ्ते के बाद डाउनलोड कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है। ये अगर आप स्क्रीन पे इसको दिखाना चाहें इसमें तो अच्छी बात है कि उर्दू में लिखा हुआ है। हाँ, ये सिर्फ उर्दू में नहीं लिखा हुआ, ये उर्दू, सिंधी, पश्तो, बलोची और अंग्रेजी, इन जबरदस्त। तमाम ज़बानों के अंदर ये ऐप मौजूद है। इसके अंदर आप अपना BMI पता कर सकते हैं, वेस्ट टू हिप रेशियो के आपका पेट और आपके कूल्हों का तनासुब कितना है, जो कि मोटापे को नापने का एक अहम टूल और भी है। और इसके अलावा इसके अंदर ऑपरेशन के बारे में सारी मालूमात भी हैं। और अगर आप फेसबुक के ऊपर, हम मेरे पेज के ऊपर जाएं जो ओबेसिटी एंड डायबिटीज़ सर्जरी है, OADS.pk, तो उसमें भी ग़िज़ा, एक्सरसाइज, ऑपरेशन, उसके फ़वाइद, उसका रिस्क, इसकी सारी मालूमात हमने लोगों की इंफॉर्मेशन के लिए डिटेल में दी है। अच्छा सर, फिर वापस आते हैं सवाल की तरफ कि इनका जो प्रोसीजर हुआ, इस प्रोसीजर का नाम क्या और इसमें हुआ क्या, और कौन सी ऑप्शंस, अगर ये नहीं कराने चाहते तो वो क्या ऑप्शंस हैं? देखें, इनका जो ऑपरेशन हुआ उसको कहते हैं गैस्ट्रिक मिनी बाईपास, ठीक है, या 1 अनास्टोमोसिस गैस्ट्रिक बाईपास। इसको मैं आसान अल्फाज में समझाता हूँ। तरीका वही है, आपने पेट के अंदर 5 छोटे छोटे सुराख किए, उससे अपने औजार आपने पेट के अंदर डाले, जिसको लेप्रोस्कोपिक सर्जरी या की होल सर्जरी कहते हैं। अंदर जाने के बाद आपने मैदे से एक केले के, छोटे से केले के साइज़ की पाउच अलग कर ली। अब खाना जो आप खाएंगे वो उस पाउच में जाएगा। अच्छा, बकिया मैदा उससे अलग कर लिया, लेकिन ये पाउच दो है। पेट हो गया इसका मतलब? 2 मैदे हो दो मैदे हो दो मैदे हो गए। एक नया छोटा सा मैदा हो गया केले के साइज का, और ये बकिया मैदा यहाँ पड़ा हुआ है। खाना उस छोटी जगह पे जा रहा है। छोटी जगह पे जा रहे हैं, लेकिन उसका रास्ता बंद है। तो आपने क्या किया कि आंत को, जहाँ से छोटी आंत शुरू होती है, उसको उठाया तकरीबन 150-200 सेंटीमीटर पे, और उस आंत को लाके उससे जोड़ दिया। तो ये कुछ सालों बाद क्या खुल जाएगी? आप खोल देंगे इसको या ऐसी कुछ अब नहीं रहेगी? करेंगे। होगा ये कि खाना जो है वो आपका पूरी आंत में से नहीं गुजरा, तो आप क्या कहेंगे इसको कि इस मैदा बाईपास। तो मैदा बाईपास हुआ तो इसको क्या कहेंगे? गैस्ट्रिक बाईपास हो गया। तो खाना आपने खाया भी कम, क्योंकि हमने पाउच छोटी बनाई है, और उसके बाद खाना हजम भी कम हुआ, जज्ब भी कम हुआ, तो उससे वेट गिरेगा। इस ऑपरेशन हमने इनका क्यों किया? इसलिए किया कि इस ऑपरेशन का फ़ायदा ये है कि इस ऑपरेशन के नतीजे में बीमारियों से जो निजात मिलती है, शुगर, ब्लड प्रेशर, स्लीप एपनिया, आर्थराइटिस, वो किसी दवाई से नहीं मिलेगी। दवाई, वो स्लीव गैस्ट्रेक्टमी के मुकाबले में इस ऑपरेशन में इनसे निजात मिलना अभी फायदेमंद जब है। सारी दवाइयाँ खा रहे हैं, ये सिर्फ आपको चला रही हैं, ठीक नहीं कर रही हैं, और सिर्फ मैनेजमेंट है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक तो ये प्रोसीजर हो गया, और कौन से प्रोसीजर? एक स्लीव गैस्ट्रेक्टमी जैसे मैंने आपको बताया, लेकिन हम हर मरीज के लिए अलग डिसाइड करते हैं। जैसे किसी को मीठे की एडिक्शन है, हाँ। अभी चॉकलेट खा ली, फिर 2 गुलाब जामुन खा ली, हर खाने के बाद मीठा चाहिए, उनको क्या उनके लिए स्लीव गैस्ट्रेक्टमी अच्छा ऑपरेशन नहीं है। उनके लिए जो मैंने आपको इनका ऑपरेशन है बाईपास, वो ज़्यादा अच्छा ऑपरेशन है। इस ऑपरेशन की एक और भी बहुत बड़ी खूबी है, इस ऑपरेशन में मैंने कुछ जिस्म से निकाला नहीं, वहीं बस उसको बांध दिया। तो ये रिवर्सिबल है। कल को कोई ऐसा इलाज आ जाए जिससे कोई गोली आ जाए, कोई जेनेटिक ट्रीटमेंट आ जाए जिससे मोटापे का काफ़ी शाफी इलाज हो जाए, तो आप इस ऑपरेशन को रिवर्स कर सकते हैं। दोबारा गए पेट में और आपने मैदे को मैदे से जोड़ दिया, जो आपने कहा ना 2 मैदे हो गए, उनको आपस में जोड़ दिया, हाथ को अलग कोई कर दिया। नुकसान तो नहीं ओवर इसका? कोई साइड इफेक्ट के पेट को अगर आपने बाईपास कराया तो कुछ सालों में इनको क्या मसाइल और हो सकते हैं? देखें, इस ऑपरेशन के कुछ तो कॉम्प्लिकेशंस, ये तो एक ये ऑपरेशन है, ये कोई कॉस्मेटिक सर्जरी नहीं है। पहली बात तो ये लाइपोसक्शन नहीं है। लाइपोसक्शन या टमी टक एक खूबसूरती का या कॉस्मेटिक ऑपरेशन है। ये ऑपरेशन का ताल्लुक टोटली सेहत से, ठीक है। लॉन्ग टर्म इसके प्रॉब्लम्स ये हो सकते हैं कि अगर आप विटामिन लेना छोड़ दें तो जिस्म में विटामिन की कमी हो सकती है। ये एक सेफ ऑपरेशन है,
इसके अंदर रिस्क मौत का और चीज़ों का उतना ही है जितना पित्ते की पथरी का जब ऑपरेशन कराते हैं या आप बच्चादानी निकलवाते हैं, इसे हिस्टेक्टमी कहते हैं, उसके अंदर जो मौत और कॉम्प्लिकेशन का रिस्क है वही इसमें है। तो जनरली एक सेफ ऑपरेशन है। जो लोग, जैसे आपने पूछा रिस्क क्या है, जो लोग सिगरेट बहुत पीते हैं उनको मैदे में बाज़ औक़ात अल्सर हो सकता है। अच्छा, और इसके अलावा ये वेट वापस, क्योंकि बहुत सारी प्रोसीजर्स में होता है वजन वापस आने लग जाता है, इनके केस में वजन वापस कैसे आ सकता है? देखिए, अगर इस हुआ, खुदा ना खास्ता। जो बैरियाट्रिक सर्जरी है उसके अंदर 85% लोगों का तो वज़न वापस दोबारा नहीं आएगा। 15% लोग ऐसे हैं कि जिनका वज़न दोबारा बढ़ सकता है। वजह? एक तो मोटापा एक ऐसी बीमारी है जो सारी ज़िंदगी का चैलेंज है। हम इसका ये नहीं कह रहे कि हमने इसको क्योर कर दिया, हम ये कह रहे हैं आज के दिन साइंस ये बताती है कि मोटापे का सबसे बेहतर और देर पा इलाज बैरियाट्रिक सर्जरी या मेटाबॉलिक सर्जरी है, जिससे मोटापे से भी जान छुटती है और उससे जो मुताल्लिका बीमारियां हैं उनसे भी निजात मिल जाती है। आपके पास कोई ऐसा इलाज है जिसके अंदर एक डायबिटिक पेशेंट मीठा खा सके? सही। एक डायबिटिक पेशेंट के इंसुलिन और 2 दवाएं छूट जाएं? कोई ऐसा इलाज इस पर मौजूद है? सारा कुछ सही बात है। कोई ऐसा इलाज इसके अगर आप हमेशा बैठ के एक लिस्ट बनाएंगे जी इसके नुकसान क्या हैं, फायदे क्या, और आपको इतने फायदे नजर आएंगे कि आप वो जरूर दिखाएं। और अच्छा, फिर भी हमारे मुल्क में इसका ट्रेंड क्यों कम है? लोग क्यों सर्जरी कराने से घबराते हैं डॉक्टर साहब? देखिए, पहली बात तो ये कि ज़ाहिर है ये रिलेटिवली एक नई चीज़ है, ठीक है, बहुत कम लोग ये काम कर रहे हैं। दूसरी बात ये है कि नई चीज़ से लोग थोड़े खौफजदा होते हैं। फिर हमारे यहाँ ऑपरेशन और बेहोशी का एक स्टिग्मा है, लोग उससे डरते हैं। दूसरा, इसकी एक अपफ्रंट कॉस्ट है, ये इलेक्टिव कॉस्ट है, ठीक है। आप देखें जोड़ों का जो ऑपरेशन, जोड़े घुटने आप बदलवाते हैं उसकी कॉस्ट इससे भी ज़्यादा है। बहुत सारे घरों में तो मियाँ या बड़े इसलिए मना करेंगे कि यार क्या जरूरत है खर्चा करने की, चल तो रही है ना, काम तो चल रहा है। ये भी हो सकता है उनके जहन में कि वो आपके ऊपर इतना खर्चा ही ना करना चाह रहे हो। ऐसे में मैं तो कहती हूँ अपनी कोई सेविंग लगाएं, अपनी जो ये सालों की ज्वेलरी रखी हुई है उसको आप बेचें, लेकिन आपकी हेल्थ से बढ़ के कुछ नहीं है। वैसे तो आपके लव्ड वंस को पे करना चाहिए, आपके बाप भाई, आपके शोहर, आपके बेटे, और अगर नहीं है तो आप खुद से करें और उनको शर्म दिलाएं और कहें कि करवानी है ऐसी की तैसी जो भी हो। तो हाँ, मैं तो ये सोचती हूँ। लेकिन वेरी सैड कि बहुत सारे लोग ही मना कर देते हैं, पेशेंट की अपनी मर्जी नहीं होती, डिस्करेज करते हैं घर वाले कि नहीं नहीं इसके बड़े साइड इफेक्ट्स हैं, अरे मर जाओगी, वो जो वैसे मर रही है उसका कोई हाल नहीं। तो कैसे आप अपने घर वालों को समझाएंगे कि मेरे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है ये सर्जरी? देखिए, उसकी वजह ये कि मोटापा जो है ना, ये WHO है, आलमी इदारा सेहत ने इसको डिफ़ाइन किया, ये क्रॉनिक प्रोग्रेसिव डिजीज़ है, जिसका मतलब है हमेशा रहने वाली, वक्त के साथ बढ़ने वाली है। यहाँ लोग जितने बैठे उनसे पूछा जाए 5 साल पहले वज़न आज से कम था, 5 साल पहले वज़न उससे भी कम था, 10 साल पहले उससे भी कम। इसका मतलब है कि वक्त के साथ वज़न बढ़ता रहता है। बेशक, ये क्यों है? ठीक है, ये मोटापा एक मर्ज़ है, ये इस मर्ज़ की ख़ास बात है। इस मर्ज़ की दूसरी ख़ास बात है आप किसी भी तरीके से वज़न कम कर लें, वज़न दोबारा बढ़ना शुरू हो जाता है। आपको शायद कुछ तस्वीरें दिखाई हैं, मेरे पास ऐसे पेशेंट हैं जिन्होंने 30 kg वज़न कम किया है 2 दफ़ा, जिंदगी तज के, खाना पीना मिल, नो सोशल लाइफ, फिर वज़न बढ़ गया और पहले से ज़्यादा वज़न बढ़ गया। अब आप बताएं इसकी वजह से डिप्रेशन कितना है? तो डॉक्टर साहब, ये तो अभी आपने बताया कि जिसका BMI 32, ये वो जिनका 27, 28 BMI है, जो कि 7, 8, 9 किलो के बस उससे बाहर नहीं निकल पा रहे, वो कम और ज़्यादा होता रहता है। जिनका कम है वो बहुत सारे लोग होंगे ना कहेंगे यार ये मेरा 10 किलो बस नहीं जा रहा, तो 10-9 किलो के लिए सर्जरी नहीं है, उनके लिए क्या प्रोसीजर है? उनके लिए देखें लाइफ स्टाइल चेंज है, ठीक है, और इसके अंदर आसान सी बात है कि आपको रोज़ एक्सरसाइज करनी है। अगर आप रोज़ाना सिर्फ 20 मिनट चल लें, एक तो ये काम है। दूसरा कि खाने पीने के ऊपर आपको तवज्जो देनी है। एप्लीकेशन फ़ोन पे है आपके खाने पीने की, इसका मतलब है आप बाहर का खाना खाते हैं, तो खाने की चॉइसेस अच्छी होनी चाहिए। आप शॉपिंग करने जा रहे हैं, आप देखें कि आप किसी सुपर स्टोर से कितनी चीज़ें जो पैकिंग में जो प्रोसेस्ड फूड है वो आप ख़रीद कर लेकर आ रहे हैं। अगर आज हम अपनी नानी दादी के ज़माने के खाने पे चले जाएं तो मोटापा शायद बहुत से लोग केसेस में ख़त्म हो जाए। बेशक। दूसरी बात ये कराची या बड़े शहरों में चलने फिरने का मसला है, तो आपको जैसे आप वीकेंड पे हम ये कहते हैं बच्चों के साथ खाना खाने जाएंगे और कोई एक्टिविटी नहीं है। फिर हमारे क्या पैदाइश से मौत तक हर चीज़ में क्या है, खाना। तो आप कोई एक्टिविटी फैमिली के साथ प्लान करें तो आप किसी पार्क में जाके चल सकते हैं। बेशक सर, ठीक है, महीने में 1 दफ़ा चलना ना चलने से तो बेहतर है। तो एक्सरसाइज ज़रूरी है, खाने की चॉइसेस में प्रोटीन्स और चीज़ें लेना ज़रूरी है। जी, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया शो पे आने का। इफ़त जी, आपको ये क्या कहना चाहिए, सेकंड चांस, सेकंड लाइफ है, मैं तो कहती हूँ माशाल्लाह। एक
और क्या करना चाहती हैं? माशाल्लाह फिट हो गई हैं, कुछ सोचा आगे अब? अभी तो मैं डॉक्टर साहब के साथ ही हूँ, अवेयरनेस प्रोग्राम में इनके साथ जाती हूँ। मैं भी चाहती हूँ कि जिस तरह अल्लाह ताला ने मुझे सेहत और तंदुरुस्ती दी और डॉक्टर साहब की मदद से मैं इस मकाम पे पहुँचूँ, और भी मेरी जो हम उम्र हैं या उनसे छोटी हैं, जो भी ख़वातीन और हज़रात हैं, वो भी अपनी नई ज़िंदगी का आगाज़ करें इंशाअल्लाह। और सेहतमंद ज़िंदगी गुजारें। जिस तरह मुझे अल्लाह ताला ने दवाइयों से छुटकारा दिला दिया, अल्लाह ताला पूरे पाकिस्तान को बल्कि पूरी दुनिया को इस वबा से आज़ाद करा। इंशाल्लाह। बहुत अच्छा इफ़त आपने बोला, थैंक यू सो मच। और आज जो हमने बात की है सर्जरी के प्रोसीजर्स हैं जिनमें सर्जरी इन्वॉल्व है, की होल सर्जरी है, अच्छे रिजल्ट्स हैं। कुछ ऐसे भी प्रोसीजर्स हैं जो कि अब नॉन इन्वेसिव हैं, जिसमें सर्जरी नहीं होती, जिसमें थ्रू द माउथ जो है उसको क्या एंडोस्कोपी कहेंगे, उसके अंदर 2-3 प्रोसीजर हैं। वो सर हम बाद में बताएंगे जी, वो तो अभी सस्पेंस छोड़ दिया ना, अभी क्यों बताऊं। तो वो जो प्रोसीजर्स अभी दुनिया भर में हो रहे हैं, जिसमें बगैर की होल, बगैर कट के भी लोग अपना वजन कम कर रहे हैं, नॉन इन्वेसिव वेट लॉस प्रोसीजर्स, उनके बारे में हम आपको बताएंगे, उनके रिजल्ट्स कैसे रहे कंपेयर टू दिस। लेकिन उसमें ज़रा BMI वगैरह कम हो जाता है, तो अगर आपका कम वेट बहुत ज़्यादा नहीं है इतना, तो उसमें वो प्रोसीजर्स के लिए आप क्वालिफाई कर सकते हैं। उसके बारे में नेक्स्ट टाइम जब डॉक्टर साहब आएंगे तो हम बात करेंगे। अभी ब्रेक के बाद अनीसा जी आएंगी और अपने बिजनेस के बारे में बताएंगी, एंटरप्रेन्योरशिप, पावर ऑफ दैट, और आप उनसे कोई भी सवाल कर सकते हैं। लेटर इन द शो बात करेंगे प्रेगनेंसी के बाद जो डिप्रेशन हो जाए शदीद किस्म की, उससे कैसे उसको पहले आइडेंटिफाई करना, फिर उसकी ट्रीटमेंट क्या है, उसके सिम्टम्स क्या हैं। कीप वॉचिंग, गुड मॉर्निंग। चैनल चेंज करने का सोचिएगा भी नहीं, क्योंकि हम बताएंगे घर बैठे बिजनेस करने के राज। तो देखते रहिए मॉर्निंग एट होम। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक, गुड मॉर्निंग। और आपको लग रहा होगा मेरे सामने ट्रे, और ऐसी ट्रे में हमेशा बर्गर और चिप्स होते हैं, तो ऐसा नहीं है। मेरी ट्रे में आई हैव ज्वेलरी, और ज्वेलरी बड़ी टेम्पटिंग चीज़ है, बड़ी ज़बरदस्त, इसमें कैलोरीज कोई नहीं है, और जिस तरह खाने से खुशी मिलती है उस तरह ये देखिए ऐसी चीज़ों में आप अपना ध्यान लगाएं तो भी बड़ी खुशी मिलती है। ट्रीट योर सेल्फ टू सम नाइस ज्वेलरी रादर देन, या कोई ऐसा गिफ्ट या कोई चीज़ रादर देन फूड। तो वही बात है, स्टेट ऑफ माइंड और जहन को ऐसे ट्रेन करना है कि खुशी दूसरी चीज़ों से हो, खाने की चीज़ों से नहीं। वही बात हमें अपने बच्चों में भी डालनी है। तो हाँ जी, अनीसा जी कैसी हैं? अस्सलाम वालेकुम। ठीक, ये जब ज्वेलरी खास मैं लेने कभी नहीं जाती, लेकिन जब देखती हूँ तो मचल जाती हूँ। और इतना अच्छा लगता है कि आप अफोर्डेबल प्राइस में आपको रियल गोल्ड ज्वेलरी के डिज़ाइन मिलते हैं। क्योंकि देखिए ज्वेलरी गुम जाती है, चोरी हो जाती है, बड़ा जाती है, बहुत दुख होता है। मैं तो कहती हूँ रियल ज्वेलरी लेनी ही नहीं चाहिए आजकल के ज़माने में। बस, और शादी पे भी देखिए, चलो शादी पे और बार है, शादी पे चलो, और इसके अलावा तो यू शुड जस्ट टेक ये ज्वेलरी एज गुड एज रियल वंस। तो अपने बिजनेस के बारे में बताएं। यू एंड आई जी, यू एंड आई। ये नाम क्या हुआ? यू एंड आप और मैं और मेरा क्लाइंट, यू एंड आई। ये तो कोई डेटिंग साइट लग रही है ना, जैसे कोई बड़े लोग आके हमें आप मिलना चाहते हैं दूसरे लोगों से, तो आए यू एंड आई। यू एंड आई, मेरा कॉन्सेप्ट ये कि मैं और मेरा क्लाइंट, यू एंड आई बाय अनीसा यूनुस। इसका ज्वेलरी से क्या ताल्लुक है? नाम कुछ और होना चाहिए, तो मजा नहीं आया। ज्वेलरी से ताल्लुक ये है कि अंडर वन ब्रांड मेरी क्लोथिंग भी है, मेरी ज्वेलरी भी है, शूज़ एंड बैग्स भी हैं, तो अंडर वन रूफ पे मैंने यही नाम सोचा था। और यू से मैं अपने हस्बैंड का नाम भी है यूनुस, और आई से मेरी 2 बेटियों का भी नाम भी है, तो कुछ यूँ भी थोड़ा सा ये भी है ना, यू एंड आई की एक अलग कहानी भी है। हाँ, एक अलग कहानी भी। अच्छा, बिजनेस सेटअप बताएं, उससे पहले लाइफ क्या थी? आप हाउसवाइफ थी या शुरू से काम में रही हैं? नहीं, मैं शुरू से हाउसवाइफ थी, टिपिकल हाउसवाइफ थी, बिल्कुल कुछ भी नहीं। 2 बेटियां थीं, उनको ब्रॉटअप किया। जब वो A लेवल्स में चली गई तो फिर मैंने सोचा कि कुछ काम करना चाहिए, कि मैं क्या फारिग रहती थी। हाँ, अब 2 तरह के, अब हम लोग शो पे आज बात भी इस वीक यही कर रहे हैं, पावर ऑफ वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप, कि आप अपना बिजनेस अगर शुरू करना चाहें तो क्या चीज़ें अपने जहन में रखें, और ऐसी पर्सनैलिटी शो पे बुला रहे हैं जो आपको इंस्पायर और गाइड कर सकें। 2 वजूहात होती हैं बिजनेस शुरू करने की, एक तो इनकम, दूसरा बोरियत। आपका क्या रीज़न? बोरियत, क्योंकि जब बच्चे बड़े हो गए तो फिर बेइंतहा बोरियत होती थी।
सही। कि क्या करना चाहिए। क्रिएटिविटी थोड़ी सी मेरे अंदर शुरू से ही थी, शादी से पहले से ही। चीज़ों को मैं काफ़ी मैं सेल्फीज बना रही हूँ साथ साथ ना ज्वेलरी की, आप कैरी ऑन प्लीज। फोकस फिर मेरा क्लोथिंग पे था उस वक्त। जब हस्बैंड से मैंने परमिशन ली तो उन्होंने कहा ठीक है, इसका शौक है, ये थोड़ा शुरू कर रही है, खुद ही थक के बैठ जाएगी थोड़े अरसे बाद। मगर अल्लाह का शुक्र है वो इतना अच्छा उसका फीडबैक आया क्लोथिंग में। मैंने अपनी शॉप कर ली फिर। अरे वाह। हाँ, अपना बुटीक कर लिया जमजमा पे, U&I बाय अनीसा यूनुस के नाम से क्लोथिंग पे थी मैं। क्या शादी वाले कपड़े हैं या नो, पार्टी वेयर? कैजुअल थी, सेमी फॉर्मल एंड कैजुअल। अच्छा। हाँ, शादी वाले कपड़े मेक टू ऑर्डर पे थे कि अगर किसी को करवाने हो तो। वैसे बहुत ज़्यादा भी मैं टाइम नहीं दे पाती थी, एक लिमिटेड मेरे पास टाइम होता था कि मैंने इसी में ही काम करना है। फिर जब मैंने देखा कि माशाल्लाह काम अच्छा चल गया है तो फिर मैं ज्वेलरी की तरफ, फिर बीच में शूज़ और बैग्स की तरफ भी आई थी, मगर हर चीज़ में नहीं कर पाई। फिर ज्वेलरी पे आजकल बड़ा फोकस है। ज़्यादा अच्छा बिजनेस आपको क्या लगता है कि अर्निंग के लिहाज से ज्वेलरी का बिजनेस अच्छा है या कपड़ों में ज़्यादा माल है और खर्चे कम? कपड़े भी अपनी जगह बहुत अर्निंग बिजनेस है और ज्वेलरी भी अपनी जगह है। हाँ, ज्वेलरी में थोड़ा टाइम बच जाता है आपका। अच्छा। कपड़ों में ये है कि आपको एक ड्रेस के लिए बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती हैं, लेसेस से लेके, डाई से लेके, कपड़ा से लेके और स्टिचिंग तक। आपको एक जोड़े पे काफ़ी टाइम लग जाता है। और ज्वेलरी का पीस ये है कि आपने डिज़ाइन किया, स्केच किया, आप अपने अपने मैनेजर को या वर्कशॉप पे दे दिया, अपने कारीगर्स को दे दिया। ये कारीगर और ये ज्वेलरी बनती कहाँ है, कैसे बनती है? आई ऑलवेज वंडर्ड यार, कहाँ बनती है और कारीगर आपको मिले कहाँ से? कारीगर तो अवेलेबल हैं, जैसे दर्जी है उसी तरह ज्वेलरी के भी कारीगर हैं। अच्छा। हाँ हाँ, बहुत आराम से मिलते हैं। इनको देखना पड़ता है, फिर वो कांटेक्ट टू कांटेक्ट जब बनता है तो बनना शुरू हो जाता है। अच्छा, फिर और ये कारीगर आ जाते ज्वेलरी हैं। बनाने की अंदाजन यहाँ से वहाँ तक क्या कॉस्ट आती है? एक पीस आपको कितने का पड़ेगा और इसमें प्रॉफिट मार्जिन कितना है और कितना इनकम हो सकती है? देखिए, प्रॉफिट मार्जिन हर चीज़ में 25 से 35% होता है अगर सारे एक्सपेंस भी आप डाल दें। ज्वेलरी की मेकिंग से लेकर, वर्कर से लेकर, आपका अगर आउटलेट है या आपका वर्कशॉप है तो उनकी सारी एक्सपेंस और कॉस्ट निकाल के आपको 25 to 35 मार्जिन, प्रॉफिट मार्जिन मिलता है। फिर उस 25-35 में आप कितना डिस्काउंट देते हैं अपने क्लाइंट को, आप 20% रखते हैं या 35% अर्न करते हैं, वो सब आप पे डिपेंड करता है कि आप अपना क्लाइंटेल किस तरह डील करते हैं। सही। अच्छा, और आप स्टोर्स पे सेल करते हैं, एग्जीबिशंस या नो, किस पे? मैं या अपनी सिर्फ, शॉप पे? जब कपड़ों का काम मैंने बंद किया था और मैंने अपनी आउटलेट छोड़ दी थी तो फिर मैंने ज्वेलरी पे जब मैंने फोकस किया तो मैंने इसकी वर्कशॉप ले आपने लिया। कपड़ों का छोड़ दिया बिजनेस? हाँ, अब वो बड़ा हेक्टिक था। फिर मेरा 15 साल के बाद मेरा एक छोटा बेटा अल्लाह मियां ने मुझे दिया। माशाल्लाह। 2 बेटियां थी। फिर 15 साल के अभी बाद कितने बेटा हुआ। कितने बड़े वो बेटे? 7 साल का। 7 साल के, तो माशाल्लाह। फिर तो टाइम देना होगा टाइम ना, देना, वो फिर वही छोटे से उनको बड़ा करना। तो इस वजह से कपड़े थोड़े से मैंने पीछे किए और ज्वेलरी में फिर मुझे मजीद ज्यादा मजा मुझे ज्वेलरी में आया है। लोगों को लगता है कपड़ों का काम ना बड़ा ही सिंपल, नो, हर कोई डिजाइनर बन सकता है, दुकान चला सकता है, मैं भी कर सकती हूँ। नो, बहुत हेक्टिक है कपड़ों का। अगर आप इनोवेशंस चाहिए, देखिए हर चीज़ हर जगह मिल रही है, बट एक क्रिएटिविटी अगर कपड़ों में नहीं है तो कोई भी क्लाइंट आपका खरीदेगा नहीं, क्योंकि उनके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। ब्रांड से लेकर एक अच्छा डिज़ाइनर भी उनके पास है और कॉस्टिंग प्राइस और सब बहुत ज़्यादा। और आजकल कपड़ों में बहुत कंपटीशन है ना, मुझे भी ये लगता है कि बहुत बहुत एक और एक हर सेलिब्रिटी ने भी अपना ब्रांड शुरू कर दिया और टेंशन हो गई है, तो इसलिए देयर इज अ लॉट ऑफ सप्लाई, ये हो जाता है। ज्वेलरी के बिजनेस आप रिकमेंड करेंगी तो कितना कैपिटल होना चाहिए स्टार्ट करने के लिए? कितने पैसे हो, कितना टाइम हो और किस तरह की अर्निंग एक्सपेक्ट करें? थोड़ा सा गाइड करें 1-2 मिनट। देखिए, जब मैंने कपड़ा स्टार्ट किया था तो मैंने कोई अर्निंग नहीं थी। मेरे पास एक सिलाई मशीन थी। मेरे हस्बैंड से मैंने इजाज़त ली, अपनी रूफ टॉप पे मैंने एक मास्टर बिठाया और फैमिली सर्कल से मैंने ड्रेसेस लेके मैंने उसको बनाना शुरू कर दिया। इसी तरह होते होते वो मेरी ज़ीरो मतलब इनकम थी, सॉरी ज़ीरो मैंने उसमें इन्वेस्टमेंट थी। मगर वो अल्लाह का शुक्र है इतना अच्छा हुआ कि मैंने शॉप भी ले ली, जमजमा पे आउटलेट भी ले ली। तो उस वक्त तो मुझे कुछ भी लगाना नहीं पड़ा। मगर जब मेरे पास अच्छी खासी रकम जमा हो गई इस चीज़ से, फिर मैंने ज्वेलरी स्टार्ट की। ज्वेलरी में तो इन्वेस्टमेंट चाहिए, ज्वेलरी में इन्वेस्टमेंट चाहिए, मगर शुरू में मैंने बाहर से ज्वेलरी, मतलब जो कारीगर होते थे बाहर से मैंने करवाना शुरू की। तब मैंने अपना वर्कशॉप नहीं किया था। लेकिन पाकिस्तान में कराची बहुत सारे लोग होते हैं कि टर्किश ज्वेलरी बेच रहे हैं, चाइना से ज्वेलरी मंगवा रहे हैं, इंडिया से आ रही है, इंडिया से भी आती है। बट वो ये है कि ना आप किसी और का डिज़ाइन मंगवा के आप उसको रीसेल कर रहे हो। बट मेरे साथ ऐसा नहीं था। मैंने शुरू में तो यही किया, लोग
एक कारीगर मुझे मिल गया था, उनसे उठा के मैंने रीसेल करना शुरू किया। मगर जब मैंने देखा काम बड़ा इंटरेस्टिंग है तो फिर मुझे एक कारीगर बहुत अच्छा मिल गया था जो आज मेरा मैनेजर है, और वो इतना अच्छा मेरे लिए काम करता है कि मैं घर बैठी होती हूँ, सिर्फ मैं उसको स्केच करके दे देती हूँ, वो मेरा सारा काम और ये संभाल के ले आता है। सेल शॉप पे होते हैं, ऑनलाइन होते हैं? मैं जो हूँ एग्जीबिशंस करती हूँ बहुत सारे, और जहाँ भी एग्जीबिशन, कराची में, श्रीलंका, दुबई, इंटरनेशनली, नेशनली, इस्लामाबाद, लाहौर, सब जगह मैं सिर्फ एग्जीबिशन करती हूँ, एक स्टॉल लेती हूँ, वहाँ पे अपना डिस्प्ले करती हूँ, और वहीं से मैंने अपने क्लाइंट बना के आज 4 साल हो गए, तो अल्हम्दुलिल्लाह वेल नोन ब्रांड। और प्राइस की रेंज क्या है? प्रॉफिट आपने बताया 25 to 30% है, फिर लोग डिस्काउंट भी तो मांगते एग्जैक्टली, मैं वही तो कह रही हूँ, 25-30% अगर मेरा प्रॉफिट मार्जिन है तो उसमें मैं अगर 10% 20% उनको दे दूँ, हाँ तो कैसे possible डिस्काउंट है? दे सकती हूँ ना मैं। तो 10% मैं अर्न कर लूँ, डिपेंड करता है कि आपका क्लाइंट आपके साथ कैसा है। अच्छा, हाँ। ये नहीं कि ये 200% 200% प्रॉफिट है इसमें, 300% प्रॉफिट नहीं है? क्योंकि वर्कशॉप है, आपको कारीगरों के पैसे देने हैं, आपको मशीन के, कंप्यूटर के, बिजली के, हर चीज़ का रेंट देना है, तो वो सारा एक्सपेंस इसी में जाएगा ना। सही, तो आपकी प्राइस रेंज क्या आपस में? मेरी प्राइस रेंज 1000 से स्टार्ट है, और वो 6800 या 7500 तक एयर पीस है सारे। सही है बस, और और आप इसके बाद तो डिपेंड बड़ा करता है। अच्छा ये फिर ऑप्शन होगी, एक नया आइडिया हमने आपको दिया बिजनेस शुरू करने का, कपड़ों का सबसे पहले, सैलून का आपके दूसरे जहन में आता है, लेकिन ये भी एक अच्छी ऑप्शन है, चाहे आप बोर हो रहे हो या ये कि आप अपनी आमदनी बढ़ाना चाहते हैं, घर में कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, तो यू कैन ट्राई दिस बिजनेस। काफ़ी इन्फॉर्मेशन अनीसा जी ने दी आपको, और आप मैसेज कर सकते हैं अगर आप कोई और इन्फॉर्मेशन चाहते हैं। थैंक यू सो मच अनीसा जी, ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्रांड। ब्रेक के बाद डॉक्टर वजाहिद हमें साइकाइट्रिस्ट हैं और हमें ज्वाइन करेंगे, बहुत मज़े की बातें करते हैं, और आज सोच के आए हैं कि बात करेंगे बच्चों के बाद, प्रेगनेंसी के बाद, जो डिलीवरी बच्चा होता है उसके बाद एक डिप्रेशन कुछ खवातीन में आ जाती है। आपको कुछ कभी ऐसी फील हुई? अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह बहुत है, बड़ा खुशी का टाइम, लेकिन कभी कभी ऐसा केमिकल इम्बैलेंस कुछ दिमाग में, तारें हिल जाती हैं कि वही औरत जो कि अपने बच्चों के लिए मनते मुरादें मानती है, वही बच्चा उसको बुरा लगने लगता है, आसपास के लोग बुरे लगते हैं, अपनी ज़िंदगी, अपना वजूद बुरा लगने लगता है, और ऐसी औरत बच्चे के लिए और अपने आप के लिए एक डेंजर बन जाती है, एक थ्रेट बन जाती है। और बाहर के ममालिक जहाँ मौसम और अकेलापन, वहाँ तो बहुत सारी माएँ अपने बच्चों की जान भी ले चुकी हैं या अपने आप को भी नुकसान पहुँचा चुकी हैं, और सोशल सर्विसेज वाले अगर बच्चे बच जाएं तो उनसे ले लेते हैं कि ये एक पोटेंशियल थ्रेट है अपने बच्चे के लिए। रीज़न क्या? डिप्रेशन। उस डिप्रेशन पे बात करेंगे आज, अभी ब्रेक के बाद। कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और जब मैं कहती हूँ कि आउट स्टाइल विद नादिया पे आप मुझे मैसेज करें, जो मैसेजेस रोज़ आते हैं उनको मैं पढ़ती हूँ। अभी एक बड़ी रिक्वेस्ट बार बार आ रही है कि MS पे शो करें, ज़रूर करूँगी इंशाल्लाह, कुछ चीज़ों में टाइम लग जाता है, लेकिन ये एक रिक्वेस्ट कि मेरे ट्विन्स बच्चे हुए हैं, यूरोप में ये रहती हैं, शदीद डिप्रेशन में हैं। तो एक ऐसा टाइम जिसमें हर औरत वजाहत बहुत खुश होती है कि जी बच्चा होने वाला है, खुशी, घर वालों को इसके अलावा कुछ समझ नहीं आती, और जब औरत को डिप्रेशन हो जाए तो उसको ड्रामा समझा जाता है बहुत केसेस में कि ड्रामा कर रही है, अटेंशन सीकर है, खुश क्यों नहीं होती, अजीब सा मुंह बना के बैठी है, इतनी प्यारी खुशी दी अल्लाह ने, इतना शुक्री है, ये वाली बातें सुनने को मिलती हैं। हालांकि कोई माँ, मुझे नहीं लगता कि अपनी खुशी से मुंह बनाएगी या डिप्रेस होगी या कोने में पड़ी होगी या किसी को नुकसान पहुंचाएगी। ये क्या कंडीशन है, वजाहत हमें बताएंगे जी। वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच। बड़ी मिक्स्ड फीलिंग्स होती हैं जब औरत को पता चलता है कि प्रेगनेंसी हो गई है। वहाँ से लेके अगर आप स्टार्ट करें तो जैसे जैसे टाइम गुजरता जाता है, उसकी अपनी फिजिकल जो बॉडी चेंजेस हैं, जो उसका साइज़ चेंज हो रहा होता है, वेट बढ़ रहा होता है, उसके साथ हार्मोनल इश्यूज हैं, फिर उसके साथ साथ खुशी भी चल रही होती है कि बच्चे की विलादत होने वाली है। हमारे कल्चर के अंदर बेटा और बेटी की भी एक टेंशन रहती है कि औरत को ये भी कहीं ना कहीं पीछे टेंशन होती है कि अल्लाह करे लड़का हो जाए या लड़की हो जाए, जो भी है। और फिर जब विलादत होती है तो उस वक्त एक बहुत ही हाई फील माँ को मिलती है कि मैंने मैं माँ बन गई। ये तो एक टेबल के ऊपर की चीज़ है,
जो आपको नजर आ रही है कि सब कुछ ऐसा हो रहा है, लेकिन अंडर द टेबल क्या हो रहा होता है, क्या जिंदगी में उस औरत के साथ हो रहा होता है, शायद मुश्किल से 5% लोगों को पता हो कि हमें इसको किस तरह डील करना है, जिसको हम कहते हैं पोस्टपार्टम पीरियड। पोस्टपार्टम पीरियड में पोस्टपार्टम डिप्रेशन भी है, पोस्टपार्टम साइकोसिस भी है और ब्लू बेबीज भी है। अब ये होता क्या है, ब्लू बेबीज? हाँ, अब मैं आपको बताता हूँ ये होता क्या है। जो आपने बात की मैं यहीं से स्टार्ट करूंगा, सोच के कुछ आया था लेकिन आपने इतनी ठक करके पत्थर मारा कि अब तो तुम ठीक हो, बच्चा तो हो गया है, अब तो तुम खड़ी हो जाओ, बस घर के काम काज करो, बस हो गया बहुत। अब तो हो गया, सब कुछ खैरियत से हो गया, अब क्यों रोती रहती? हम तो दूसरे दिन घर में पोछे लगा रहे होते थे, तुम अनोखी हो। Exactly. तुम अनोखी जिसने बच्चा पैदा किया। तुम्हारे नखरे नहीं खत्म हो रहे, तुम हर वक्त बिस्तर पे पड़ी रहती हो, हर वक्त रोती क्यों रहती हो? अल्लाह का दिया सब कुछ तो है। अच्छा, सोने पे सुहागा हस्बैंड्स भी करने लगते हैं, बाज़ औक़ात हस्बैंड्स भी बोलने लगते हैं, या तो वो उन चीज़ों से बोर हो जाते हैं या तो वो उस चीज़ों से फेड अप होने लगते हैं। एक्चुअली इट्स अ बायो साइको सोशल इशू कि औरत के जब बायोलॉजिकली चेंजेस आ रहे होते हैं, जब उसके हार्मोन्स चेंज हो जाते हैं, जब उसके अंदर के सारे केमिकल्स ऊपर नीचे हो रहे होते हैं, तो उसको समझ नहीं आता कि हो क्या रहा है लाइफ में। और उस वक्त अगर हम उसको झटकते हैं, अगर हम उसको और टोकते हैं, तो यकीन करो बीमारी डबल होने लगती है। हमें ये नहीं पता होता कि ये बायोलॉजिकली चेंज है। एक औरत ने एक बच्चा पैदा किया है जिसकी वजह से सारी चीजें चेंज हो गई हैं, और वो चीजें ऐसी चेंज हो रही होती हैं कि उस वक्त आप उसको कुछ बोलेंगे तो बेचारी को बड़ी सपोर्ट की जरूरत होती है। इनफैक्ट वी डोंट नो व्हाट इज पोस्टपार्टम डिप्रेशन है वो साइकोसिस, उसके ऊपर हम हथौड़े मार रहे होते हैं। तो सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि जब औरत प्रेग्नेंट होती है, वहां से लेके बच्चा पैदा होने के 3 महीने के बाद तक, खास तौर पे बच्चा होने के 3 महीने के बाद तक औरत का ख्याल बहुत करना पड़ता है। उसी टाइम में पोस्टपार्टम डिप्रेशन आता है। डिप्रेशन तो सबको पता ही है नादिया, 4-5 चीज़ें अलामात होती हैं। आप किसी से पूछते हैं कि आपकी उदासी है, मायूसी है, रोना आता है, आप सुबह उठ के फ्रेश फील नहीं करते, कि आपका खाना पीना ख़त्म हो गया है, आपको हर बात पे रोना आता है। अच्छा, कोई भी बात नहीं फिर भी अगर आपको रोना आता है, ये सारी चीज़ें जो है ना, ये डिप्रेसिव एक अलामातें हैं डिप्रेशन की। लेकिन यही चीज़ें जब जुड़ जाती हैं कि अभी कुछ अरसे पहले इसका बच्चा हुआ था, ठीक, या तो फिर बच्चा होने के ऐन 2 से 3 हफ्ते के बाद ये ठीक नहीं होके दे रही है, इसके अंदर पता नहीं क्या मसले आ रहे हैं, हम सब कुछ कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये पोस्टपार्टम डिप्रेशन की अलामात हैं। अगर आप इसको ट्रीट नहीं करेंगे, अगर आप इसको इग्नोर करेंगे, और अगर हम फैमिली की सोचते हैं कि चलो टाइम के साथ खुद ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं है। बीमारी बढ़ती है, ऑटोमेटिक कम नहीं होती। अगर हम यहाँ पे उसको ट्रीट नहीं करेंगे, उसको रीअश्योरेंस नहीं करेंगे, डॉक्टर को नहीं दिखाएंगे, तो वो अपने बच्चे की दुश्मन भी हो सकती है। उसको ऐसे डिल्यूजन्स आने लगते हैं, हम आगे बात करेंगे ये, कि बच्चे से उसके साथ अपनाहियत दूर होने लगती है, बल्कि उसको ये लगने लगता है कि ये चीज़ की वजह से सब कुछ हो रहा है। और आपने कई ऐसी खबरों में सुना होगा कि माँ ने अपने बच्चे का गला दबा दिया या कोशिश की। आप गायनी वार्ड में चले जाओ या ऐसे रूरल एरियाज में चले जाओ जहाँ पे कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, तो हर 20 में से 1-2 औरतें ये काम कर रही होती। और मुझे तो जब मैं यूरोप का सुनती हूँ, मैं कहती हूँ ऐसे दिल दहला देने वाले केसेस आते हैं। खातून है, अपना कोई 1.5-2 साल का बच्चा छोड़ के हफ्ता छुट्टी पे चली गई जी। हफ्ते के बाद क्या मिलना था वही मिला लोगों को, बिल्कुल। लेकिन मैं हैरान हो जाती हूँ कि जितनी वर्स मदरहुड की एग्जाम्पल हमें बाहर लोगों में मिलती है ना, बहुत खौफनाक, बहुत ही खौफनाक, क्योंकि वहाँ उन सोसाइटीज़ में मंशियात, शराब, अकेलापन, बच्चे का बाप ना होना, बच्चे का बाप का बीच में छोड़ देना, ये वाले फैक्टर जो हैं ज़्यादा डिप्रेशन का बाइस करते हैं। और उस औरत को पता ही नहीं, कहती मैं बहुत प्यार करती हूँ बच्ची से, मुझे समझ नहीं आई कि मैं क्या हुआ, दरवाज़ा लॉक करके चली गई छुट्टी पे, वहाँ जाके पड़ी रही मैं एक जगह। ये इस हद तक जो है ना वो की फैक्टर है यहाँ पे, कि ऐसी खवातीन इतनी कंफ्यूज हो जाती हैं जिनको पता नहीं चलता कि हमने करना क्या है। ठीक है, जो ब्लू बेबीज होती हैं, जो मैंने बताया ब्लू बेबीज का जो वर्ड है, उसमें अमूमन ये होता है, ये सॉरी ये माइक का एज यूजुअल इशू आ रहा है। अच्छा कोई? हाँ जी बिल्कुल। अब आवाज आ रही है? हेलो हेलो। हाँ, अब तो मुझे लग रहा है मैं गाना भी गा सकता हूँ। हो जाए मेरा ख्याल बेहतर है जी। तो मैं ये बता रहा था कि जो ब्लू बेबीज का जो एक किस्म का एक टाइम आता है, पीरियड, इसके अंदर औरत बड़ी कंफ्यूज हो जाती है। ये क्या, मैंने कभी नहीं सुना। हाँ, इसमें क्राई स्पेल्स बहुत आते हैं, बहुत ज्यादा रोने का दिल करता है। तो ब्लू बेबीज क्यों कहते हैं? हाँ, एक वर्ड इसका इस तरह बोला कि इसको मैटरनल ब्लूज भी कहा जाता है वैसे, लेकिन इसमें क्राई स्पेल्स बहुत आते हैं, दिल चाहता है धाड़े मार मार के रोना शुरू कर दो।
कंफ्यूजन बहुत होती है। ये डिलीवरी के कितने अरसे बाद की हम बात तकरीबन कर रहे हैं? 3 से depression? 5 दिन के बाद हो सकता है और 5वें 6ठे 7वें दिन ये पीक पे जाता है। लेकिन वेस्टर्न जो कंट्रीज हैं उनका इशू ये है कि वहाँ पे एक यूनाइटेड फैमिली वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। बिल्कुल आपस में बातें नहीं करता, कोई किसी का बच्चा लेता नहीं है, कोई गोद में नहीं ले लेता, कोई किसी को सपोर्ट नहीं कर रहा होता। और डर भी नहीं होता कि जल्दी से ठीक हो जाओ वरना बड़ी गालियां पड़नी हाँ, है। ये किसके भी लिए बड़ा- ठीक होना हाँ, है? हाँ, अकेली पड़ी हुई है, हैं जी, बाहर चली जाएंगी, हाँ कुछ भी बच्चों को छोड़ देंगी, कुछ करेंगी, कौन पूछने वाला है? हमारे यहाँ ये बड़ी अच्छी बात है, शुक्र है कि जो भी फैमिली सपोर्ट है वो आपको कम से कम देख रही है। प्रेशर तो है ना, और प्रेशर which है is आपको good। कि ये मैं ज्यादा अरसे तक अपनी डिप्रेशन ठीक कर लूं नहीं कर सकते। वरना बड़े जूते पड़ेंगे। हम एक दूसरे को देख के वाइब्स तो क्रिएट करते ही ये हैं ना। बहुत अच्छी बात। हाँ, कि अगर check मैं है। घर में अकेला हूँ और मुझे कोई पूछने वाला नहीं है तो कोई स्टिमुलस ही नहीं है जिसको मुझे देख के अपने आप को ठीक करना है। तो जो ब्लू बेबीज का कॉन्सेप्ट है इसमें कंफ्यूजन है, एंजाइटी बहुत बढ़ जाती है, इनको दिल करता है रोने का, चिल्लाने का, अल्टीमेटली किसी के साथ शेयर करें। अच्छा, वहाँ पे एक मसला ये भी है, अपॉइंटमेंट्स बहुत लेट मिलते हैं। मसला आज है तो अपॉइंटमेंट आपको मिल रहा होता है कोई 3-4 हफ्ते के बाद का, जब तक वो बेड़ा गर्क हो चुका होता है। यहाँ पे तो फिर भी ये ना कि आप जिना हॉस्पिटल लेके पूरी दावत लेके पहुंच जाते हैं तो कोई ना कोई डॉक्टर देख लेता है। वहाँ पे जो ये 10 दिन है ब्लू बेबीज़ के, जो पोस्ट पार्टम डिप्रेशन के आगाज़ का एक एरा है, वहाँ पे अगर वो अनट्रीटेड हो जाए तो वो इस तरह भाग जाती सही है। बात और है। अगर आप पीछे से देखें, अल्कोहलिज्म है, और घर में कोई बड़ा है ही नहीं जो नोट करे कि इसको तो डिप्रेशन है। कोई है ही नहीं वहाँ पे, तो कोई बस है ही नहीं, ना देखने वाला, ना फिक्र करने वाला, ना डांटने वाला, और वो जिसके लिए आप ठीक हो। तो बिल्कुल अल्लाह का शुक्र है, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा फैमिली सिस्टम जो है, चाहे साथ रहते हो ना हो, हमारे यहाँ लोगों को फिक्र है। बल्कि बच्चे के टाइम पे वो सास जिसको आपने पूछा भी नहीं कुछ साल, हाँ जी, वो फिर भी आएगी बिल्कुल आएगी। चेक करने बच्चा कैसा है, बार बार आएंगी, हाँ जी। नंदे आएंगी, भाई का बच्चा देखने कैसी है, भाभी जी के साथ जैसे भी ताल्लुकात हो। और ये बड़ी प्यारी बात है कि कम से कम उसमें वो देख लेते हैं कि भाभी इज गोइंग थ्रू समथिंग। हाँ जी, और फिर वो उसको जब एक्सेप्ट करती हैं या आइडेंटिफाई करती हैं तो इसकी ट्रीटमेंट क्या होगी, बात करेंगे। हाँ। अस्सलाम वालेकुम, कॉलर्स भी हैं। गुड मॉर्निंग, हेलो, क्या आप हैं या आप नहीं हैं? अस्सलाम वालेकुम। हाँ है जी, गुड मॉर्निंग, आप बिल्कुल हैं हमारे साथ ही रहिएगा। आयशा बात कर रही हूँ कराची से। जी आयशा, वेलकम टू द शो। क्या बात करेंगी डॉक्टर सबसे बजाज? पहले तो मैं ये कहूँ कि नादिया, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ, मुझे आप बहुत ज्यादा पसंद है, बहुत ज्यादा। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। और डॉक्टर साहब से मैं पहले अस्सलाम वालेकुम कहूँगी। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। जी, मुझे ये बात कहनी है कि मुझे 9 इयर्स हो गए, मुझे औलाद नहीं है, तो उसकी वजह से ना मैं बहुत साइको सी होने लग रही हूँ मैं अब। और कहना मैं यही डिप्रेशन है कि मेरा एम ऑफ लाइफ कोई नहीं है अब, मुझे लगता है कि बस मैं समझती हूँ कि औलाद हो जाए तो मेरी भी कोई एक्टिविटी हो जाए। और हर तरफ से मायूसी है कि अभी तो मेरे साथ रहने वाले भी नाउम्मीद हो गए कि मुझे कुछ भी नहीं होगा। हालांकि रिपोर्ट्स मेरी बिल्कुल ओके हैं, मेरे हस्बैंड की भी बिल्कुल ओके हैं, लेकिन अब मैं अल्हम्दुलिल्लाह रिलीजियस हूँ, नमाज पढ़ना, तहज्जुद, कुरान शरीफ, हर चीज़, लेकिन बस मुझे अभी ना नफ्सियाती मैं कुछ हो गई हूँ कि मुझे लगता है मेरा एम ऑफ लाइफ ही कोई नहीं है यार, मेरा कोई जिंदगी का मकसद ही नहीं है, मैं किसके लिए आपकी जीऊँ। एज क्या है? और आपकी एज मैं क्या है? एज, औलाद, एज आपकी एज क्या, उम्र क्या आपकी? मेरी एज अब नाउ 30 ईयर्स, आई एम नाउ 30 ईयर्स। 30 तो कुछ भी 30 नहीं है, years? ओनली 30। 30। अभी से नाउमीदी आ गई आपको? जी, दरअसल मेरे इस दिन रहने वाले लोग मुझसे ज्यादा नहीं, सही बात है, बड़े यही इसके problem सोशल है। प्रेशर है हमारी सोसाइटी में। अच्छा, अभी डॉक्टर साहब क्योंकि आईवीएफ एक क्लिनिक है, फर्टिलिटी क्लिनिक, उसमें भी काम करते हैं, तो ये तो भी उनकी फील्ड है। हाँ जी, आप ऐसा करें, ये तो मिलाएं आप, उनको मिल लें आप। कॉन्सेप्ट फर्टिलिटी सेंटर आ जाएं, एड्रेस आप बाद में ले लीजिएगा पीछे एमसीआर से। आप पूरी रजा एक बार चेकअप करा लें, जरा देख लें कि कौन कौन से टेस्ट हुए हैं, क्या पॉसिबिलिटी है, क्योंकि 30 साल की एज में नाउमीदी नहीं होती है तो एज होती है, ठीक है ना। 38 के बाद हम ऐसी बातें कर सकते हैं जो अभी आप कर रही हैं। और ये फैमिली के कहने पे जो आगे पीछे के लोग कह रहे होते हैं उससे अगर आप डिप्रेशन में चली गई या स्ट्रेस में रही तो फिर बच्चा ना होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। तो आई थिंक यू शुड कम टू अवर क्लिनिक, कॉन्सेप्ट फर्टिलिटी में आए, इंशाल्लाह ताला जो भी होगा आपके लिए बेहतर करेंगे, डिस्काउंट भी कर देंगे। लो जी, देख लो बस। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपको बहुत शुक्रिया। थैंक यू, कोई थैंक मसला यू, नहीं है। थैंक यू जी फॉर योर कॉल, बहुत शुक्रिया जी डॉक्टर वजाहत। तो फिर इसमें क्या सिम्टम्स हैं कि अपने आप से सवाल पूछें, और अगर ये सिम्टम्स हैं तो आपको ये पोस्टमार्टम डिप्रेशन? देखो, सिम्टम्स तो डिप्रेशन जैसे ही हैं। डिप्रेशन के 4 सिम्टम्स होते हैं। मैं दोबारा बता रहा हूँ कि अगर किसी शख्स को वो कहता है कि मुझे बहुत मायूसी है, उदासी है, नींद नहीं आती, रोना आता है,
अच्छी अच्छी बातों पे भी मुझे रोना आ जाता है, और उसके अलावा मुझे किसी भी चीज़ से खुशी नहीं मिलती। कितने दिन तक? मैं बाहर जाता हूँ, मैं कहीं पे भी जाता हूँ मैं, लेकिन बहुत अच्छा नहीं रहता। और ये चीज़ें डिप्रेशन में तो खैर 1-1.5 महीने के बाद स्टार्ट होती हैं, और वो एक केमिकल चेंजेस की वजह से हो रहे होते हैं। लेकिन हम बात कर रहे हैं पोस्टमार्टम डिप्रेशन। इसमें सिग्निफिकेंट एक चीज़ देखनी ये पड़ती है कि हम ये सवाल पूछते हैं कि आपके घर में बच्चे की विलादत कब हुई थी। अगर वो बताते हैं कि आखिरी 10 दिन पहले, 1 महीने पहले या 20 दिन पहले, तो हम कंसीडर करते हैं कि इसको पोस्टमार्टम डिप्रेशन है। अच्छा, पोस्टमार्टम डिप्रेशन में भी अगर आपको आपकी जो गायनेकोलॉजी में जो आपकी डॉक्टर है, जो आपको पहले से काउंसिल कर रही हो, अगर बता देती है कि तुम्हारे साथ ये मूड स्विंग्स होंगे, ये चेंजेस आएंगे, तो बड़ा फायदा हो जाता है। उसको पता चल जाता है कि मेरे साथ ये चीज़ें होने जा रही हैं, तो वो प्रोएक्टिवली उन चीज़ों को कंट्रोल कर लेता है। डाइट से बड़ा फर्क पड़ रहा होता है, लेकिन जब आपको कुछ पता ही ना हो कि ये मेरे साथ हो क्या रहा है, तो एक गिल्ट डेवलप हो जाती है और एंजाइटी। अब मैं आपको बताऊं, जो पिक्चर बनती है वो कहती है कि डॉक्टर साहब मुझे रोना तो आता है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन मुझे ये बात बर्दाश्त नहीं होती कि मैं अपने बच्चे के लिए गलत सोचती हूँ। हाँ, यहाँ से प्रॉब्लम आ रहा होता है। गिल्ट भी होता है, हाँ। फीलिंग्स भी आ रही हैं, थॉट्स भी आ रहे हैं। हाँ, और मैंने ये भी सुना है अस्तगफुरुल्लाह के जहन में माँ के आता है कि अगर मैं अपने बच्चे के साथ ये बुरा कर दूं तो एक फीलिंग आती है कि मैं करूं। हाँ। ये कैसे किसी माँ के दिमाग में ऐसी बात आ सकती है? देखो ना, अब एक बीमारी है डिल्यूजन। फर्म बिलीव्स होते हैं जो के बहुत ही पक्के टाइप के कुछ ऐसे यकीन होते हैं जो कि रियल में नहीं होते। अब पिक्चर्स बता रहा हूं, अमूमन जो मदर्स आके कहती हैं कि डॉक्टर साहब मुझे ये लगता है कि मेरे बच्चे पे किसी का जिन का साया आ गया, ये मेरा बच्चा नहीं है, मुझे लगता है ये बच्चा मर चुका है, ये जिंदा है ही नहीं जी, इसकी शक्ल जो है ना जिन जैसी होती जा रही है। तौबा तौबा, ये बच्चा मेरा नहीं। हाँ जी, ये डिल्यूजन्स के साथ आ रहे होते हैं पेशेंट, खास वजह पोस्टमार्टम साइकोसिस में जा रहे होते हैं। मुझे अकेले में इससे डर लगता है। एक मदर अपने बच्चे के लिए कह रही है, डिप्रेशन नहीं है तो पागलपन हो गया। साइकोसिस में जा रही है ना, पोस्टमार्टम डिप्रेशन से पोस्टमार्टम साइकोसिस में चली जाती है। अच्छा, अब होता क्या है, हल्का सा फेस कम होता है, अब वो माँ क्या कहती है, धाड़े मार मार के रो रही होती है और कहती है कि मैंने अपने बच्चे बारे में इतना गलत सोच लिया। डॉक्टर साहब मैं अपने दिमाग से इसको मारना चाहती थी, एक बार मैंने इसका गलत मारने की कोशिश की, तो ये जो एक मिक्स फीलिंग्स ऑफ मदर है वो उसको ले डूब रही होती है। और उस बीच में अगर फैमिली उसको समझने के बजाय उल्टी सीधी बातें करती है कि बस कर दो, कितना रोगी, ड्रामे बस कर दो, अटेंशन ले रही हो, ये चीज़ें फिल्मों में ही होती हैं, रियल में नहीं होती। शोहर भी आगे कहता है छोड़ो तुम चाय बना के दो मुझे, वो बड़ा मसला है फिर। और सुनने को हाँ, तैयार नहीं यार। एक तो मैं सुनने को रोज घर तैयार आता हूँ नहीं। तुम्हारी ची 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 लगी होती है बच्चे, क्योंकि छोटे बच्चे के टाइम पे नींद सबकी डिस्टर्ब होती है, लेकिन ये कि औरत से एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो रात को भी फ्रेश हो जाके और दिन को भी फ्रेश हो। बिल्कुल, उसको तो थकन होगी नहीं। सवाल ही नहीं पैदा होता है। एक क्योंकि वो पता नहीं क्यों लोग समझते हैं कि जब बच्चा हुआ तो औरत में कोई सुपर पावर्स ना, वंडर वुमन बन गई आ भी जाती है ना, कुछ पावर आती है बाकी। लेकिन वो expect ज्यादा करने लगते हैं नॉर्मल लोग। इंसान से ज्यादा ही वो कर रही होती है, बेशक। लेकिन लोग अप्रिशिएट नहीं कर रहे नहीं होते। वो करते। समझ रहे थे नहीं ये भी कम है। मेरी अम्मा तो पता क्या करती थी, 11 बच्चे संभालती थी, खाना भी बनाती थी, सफाई भी करती थी। ये जो है ना, ये पुरानी जमाने से जो हम भी कल को करेंगे, ये एक साइकोलॉजिकली एक विविड स्टोरी होती है। अगर आप इंग्लैंड में बैठे हुए ना तो आपको कराची की दूध पत्ती की चाय याद आती है, और यहाँ बैठे तो स्टारबक्स याद आता है। ये तो हमारा एक मेंटल फिटनेस है कि हम जहाँ नहीं होते हम कहीं और की जगह पे नॉस्टैल्जिक हो रहे होते हैं। तो ये हमारे बड़े भी यही कर रहे होते हैं, अपनी तरफ से थोड़ी सी रिमिक्स भी कर देते हैं बातों को। लेकिन बहरहाल कि जब पोस्टमार्टम डिप्रेशन में औरत को ये गिल्ट होता है कि मैं अपने बच्चे के लिए अच्छा नहीं सोच रही, तो वहां से उसका बड़ा खराबी शुरू हो जाती है। मैं ये चाहता हूँ अपने मतलब मर्दों से ये मुखातिब हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि जब आपके घर में कोई बच्चा पैदा होता है तो वो सिर्फ बच्चे की विलादत का टाइम नहीं होता। यकीन करें कि जिस दिन से आपको पता चलता है कि आपकी बीवी माँ बनने वाली है, तो उसी दिन से उसकी काउंसलिंग और उसकी वेल बीइंग के लिए आपने इकदाम करने शुरू कर देने चाहिए। क्योंकि जो जड़ आप पहले से बना रहे होते हैं, अगर माँ की हेल्थ शुरू से अच्छी है, उसको पता है कि मुझे डिप्रेशन होगा, उसको पता है कि मेरे मूड स्विंग्स होंगे, मेरे अंदर ये कीमियाई तब्दीली आ रही है, तो वो औरत बहुत ढंग से अपनी चीज़ों को देख ली होती है। और वही हेल्दी मदर एक अच्छा बच्चा पैदा करती है जिसका वेट भी अच्छा होता है, जिसके कॉम्प्लिकेशंस भी नहीं होते। और जब वो बच्चा हो जाता है तो उस माँ को पहले से अगर पता हो कि मुझे ये 4-5 महीने अप्स एंड डाउन्स आएंगे, तो वो औरत बहुत आसानी से चीज़ें देख लेती है। वहाँ पे आपका सपोर्ट, आपका एक अच्छा फिजिकल टच, आपकी फैमिली का उसके लिए मोरल सपोर्ट होना, और ख़ास तौर पर नींद, जो औरत की नींद है वो अगर पूरी नहीं होती तो वो अपने भी बाल नोचेगी और आपके भी नोचेगी।
तो कभी कभी बच्चे को गोद में लेके आप दूसरे कमरे में चले जाएं, आप उसको बोल दें कि तुम जाके सो जाओ 4 घंटे। अच्छा, उस पर क्या होता है कि लोग ले जाते हैं और आधे घंटे के बाद जैसी बंदी की आंख लगती है, हाँ। भाई संभालोगे, मुझसे नहीं संभल रहा। हाँ ऐसे में दिल करते गमला उठा के मारे ना। सही बात, मुझे बड़ी सारी शक्लें याद आती टॉफी है। दी, एक तरफ तो कुशन दिया, हाँ। और उसके बाद वो कुशन उठा लिया ना, एकदम वो ज्यादा तकलीफ दे है। बिल्कुल। उसमें फिर आप रेडी हो जाएं कि झगड़ा होना है शदीद, क्योंकि अब वो सोने वाली है बंदी बेचारी, तो आपने उसको 4 घंटे भी नहीं दिए। ऐसे मतलब वो जो 24 घंटे संभाल रही है, हाँ जी, 4 घंटे आपको संभालते हुए मौत आती है। बड़ा मसला है भाई। आप देखें ना, आप रातों रात मोटे हो जाएं, आपको कितना मुश्किल होता है अपने आप को शेप में लाना। दूसरा, अगर एक औरत अपने जिस्म से एक और जिस्म को फीड कर रही है और वो जनाब उसके लिए खा भी नहीं रही है, रेस्ट भी नहीं कर रही है, तो ये भी एक बड़ा मुश्किल काम है। तो आई थिंक डिप्रेशन की वजूहत बनती है। अच्छा, हाँ आपके जी। पास ये जो पोस्टमार्टम डिप्रेशन जब आप डायग्नोज करते हैं किसी को, तो उसकी ट्रीटमेंट क्या है, उस पर बात करते हैं। कॉलर, अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम अस्सलाम। रानी कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। यार हद होगी, इतने दिनों से फोन ही नहीं किया तुमने, परेशान हो गई मैं। हाँ बताओ। मैडम मेरी उम्र 24 साल है और मेरा ना दिमाग का मसला है। कोई रिस्पॉन्स नहीं। नो रिस्पॉन्स। हाँ, क्या Hello? मसला, दिमाग का क्या मसला है? डॉक्टर कहते हैं कि आपका दिमाग कमजोर है। कभी कभी मेरा दिल करता है, मेरे पास 2 बेटे हैं, मेरे बड़े बेटे को दिल करता है, गुस्सा आता है ना, उसे दिल करता है मार दूं। तकरीबन 4 साल हो गए मैं मेडिसिन खा रही हूँ, खाती हूँ तो ठीक रहती हूँ, नहीं खाती हूँ तो कभी कभी इस तरह होता है कि दिमाग काम करना छोड़ जाता है और 4-4 घंटे ना बोलने को दिल करता है, ना कुछ खाने को, ना पीने को, बस ना किसी से बात करने को। कभी कभी दिल इतना घबराता है कि दिल करता है रोती रहूं, जोर जोर से रोती रहूं, किसी को ना देखूं, ना कोई मुझे देखे, ना मैं किसी से बात करूं। अच्छा। आपकी एज क्या और आपके बच्चे कितने बड़े हैं? मेरे बच्चे, छोटा बेटा 5 साल का, छोटा बेटा सॉरी बड़ा बेटा 5 साल का, छोटा बेटा 2 साल का। मेरी एज 24 साल है। अच्छा, मुझे एक बात बताएं कि ये जो आखिरी का बच्चा आपका हुआ 2 साल पहले, उसके बाद से हाँ आपकी जी। तबीयत में खराबी तो नहीं आई है? नहीं, उसके बाद ये ना तकरीबन जो मेरा बड़ा बेटा 1 साल का हो गया था, उसके बाद मैं ये दिमाग के मसला बन गया है मेरा। डॉक्टर ने आपको कोई बीमारी का नाम बताया है? डॉक्टर कहते हैं साइको है कोई बीमारी, और एक ये दिमाग आपका ना जो कमजोर है। कमजोर क्या चीज है? तो ये मुझे बताएं, आपने कहा कि आपको बुरे बुरे ख्याल आते हैं अपने बेटे के लिए। वो बड़ा बेटा ना थोड़ा सा भी शोर करे, बाद में एहसास होता है कि मेरा बेटा, मैं इसके साथ ठीक नहीं कर रही हूँ, लेकिन कभी कभी जब थोड़ा सा वो बोलता है ना ज्यादा, तो मुझे गुस्सा आ जाता, मेरा दिल करता मैं इसे मार दूं। मेरा ख्याल से हो सकता है कि आपको शुरू से कोई नफ्सियाती मर्ज हो और डॉक्टर ने उसकी आपको दवाइयाँ कंटिन्यूसली लेके दी हों और आप शायद उसको खानी पड़े। आप उसको अगर छोड़ेंगी तो आपके लिए मुश्किल आएगी। अगर आपने छोड़नी है या आपका दिल करता है दवाई कम करें, तो आप दोबारा उसी डॉक्टर के पास ज़रूर जाएं। हो सकता है वो वक्त के साथ आपकी दवाइयों में कमी लाए, लेकिन खुद से फैसला करना ये ऐसा ही है कि एक डायबिटिक पेशेंट, एक शुगर का पेशेंट अच्छा खासा शुगर लेवल को कम करते करते अचानक वो दवाइयाँ छोड़ दे तो उसका शुगर लेवल बढ़ जाता है। तो बास नफ्सियाती मर्ज को आप नफ्सियाती मर्ज समझें और उसका इलाज बाकायदगी से आप किस शहर कराएं। में रहती हैं? मैं साहिवाल से बात कर रही हूँ। साहिवाल में आप रहती हूँ। फौरन किसी साइकाइट्रिस्ट को दिखाएंगे, बड़ी खतरनाक बात है ये। बहुत मैं बहुत ना बहुत अननेचुरल, एबनॉर्मल और इवल ख्याल है, जनाब। ये नहीं दिमाग में आना चाहिए। मैं डॉक्टर ने मुझे कहा था कि 8 माह अगर आप दवाई खाएंगी तो आप ठीक हो जाएंगी। मैंने तकरीबन 4 माह मैंने मेडिसिन खाई है, तो मैं काफी बेहतर हो गई थी। और जब फिर मैंने सोचा कि घर वालों ने भी कहा चलो ठीक है अब तो तुम ठीक हो गई हो, तो मैंने कहा चलो ठीक है मैं ठीक मेरी हो बात गई सुने, हूँ। मेरी बात और सुने। जब मैंने आप मेरी दवाई बात छोड़ सुने, दी ना, आप दवाइयाँ खाई है तो ठीक हुई है ना आपने? हाँ। जी तो फिर मैं दवाई खा रही थी, ठीक हुई हूँ। तो दवाई क्यों छोड़ दी? कहते हैं अच्छी भली शक्ल से लगती हो, तुझे ऐसी वैसी कोई बीमारी नहीं है, खा पैसे जोया करी हो, दवाइयाँ खा रही हो, ऐसा कोई मतलब दवाई जरूरी है? मैं थायराइड की गोली खा रही हूँ पिछले पता नहीं 20 साल से, तो छोड़ दूं मैं? लेकिन मुझे इतना पता है कि जब मैं दवाई खाती हूँ तो मेरी जिंदगी सुकून में हो जाती है, मुझे जीने का मकसद मिलता है। लेकिन जब दवाई छोड़ती क्यों? कौन कहता है कि छोड़ो? किसने कहा छोड़ दो दवाई? अच्छा, जब आप दवाइयाँ छोड़ती हैं तो आपको जरा क्या करें, घर वाले कौन कहता है कि छोड़ दो? तकरीबन ना 10 दिन तकरीबन ठीक गुजरेंगे मेडिसिन जब छोड़ देती हूँ, तो उसके बाद फिर ऐसा ही होगा कि दिमाग काम करता है तो छोड़ जाएगा, बोलने को दिल नहीं करेगा, खाने पीने को नहीं। मुझे बताओ दवाई क्यों छोड़ती हो? यानी दवाई क्यों छोड़ती हो? कौन कहता है दवाई छोड़ दो? कौन कहता है?
ये मेरे घर वाले कह रहे थे कि अब तुम ठीक होगी, खामखा ये मेडिसिन इतनी खाती हो, सोना पड़ता है, सोती रहती हूँ, लेकिन जब मैं सो के उठती हूँ तो फिर मैं फ्रेश होती हूँ। अच्छा, आपको कोई एक काम, तबीयत खराब हो जाती है। हम जो टॉपिक से ड्रैग हो रहे हैं, मैं आखिरी सवाल पूछूंगा कि आपको कोई एक काम को बार बार करने की आदत तो नहीं होती जा रही है टाइम के साथ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। एक सोच का बार बार आना, या बार बार दरवाजों को देखना, या बार बार चीजों का डर लगे रहना? नहीं, डर पहले मुझे डर लगता था, लेकिन अब मुझे डर नहीं लगता। अब तो मेरा दिल करता मुझे अच्छा, आप मेरी बात सुने, आप डॉक्टर के पास जाए, वो आपको दवाई छुड़वाएगा, खुद से ना छोड़े। छोड़नी नहीं है। अगर एक चीज आराम दे रही है तो वो आराम दवाई, आपको पता है जो ब्लड प्रेशर के कुछ पेशेंट्स होते हैं उनको दिए जाती हैं दवाइयाँ, उससे वो ठीक हो रहे होते हैं, उनको कहते हैं मैं ठीक हो गया, छोड़ते हैं ब्रेन हेमरेज, स्ट्रोक, सही बात है, फट जाती हैं रगें। मैं इस चैनल के, खुद से ना करें ऐसे। मैं इस चैनल के और आपके शो के तबस्सुस से कह रहा हूं कि जो दवाइयां आपकी चल रही होती हैं उसको अचानक बंद करना बहुत खतरनाक होता है। खास तौर पे उन दवाइयों को जो ब्लड प्रेशर है या नफ्सियाती है, वो इतनी जल्दी रिपल्स करती हैं, रिलैप्स करती हैं कि इंसान का बेड़ा गर्क कर देता है। और जो ये खानदान वाले होते हैं, इनको तो मैं सख्ती से बोल रहा हूँ कि अपनी डॉक्टरी ना दिखाया करें। अगर पेशेंट ठीक हो रहा है तो उसको ये ना बोलें कि अब तुम दवाई छोड़ दो, उसको बोलो डॉक्टर के पास जाओ, वो तुम्हें बताएगा कि दवाई छोड़नी है या कम करनी है। आप कौन होते हैं बीच में कहने वाले कि हमारा पेशेंट दवाइयां छोड़ दो? वो बेचारी, उनका बेड़ा खराब हो जाता है। और घर वालों को मेरे ख्याल वो जो 400-500 रुपए की दवाई लेती है ना, उनकी तकलीफ है कि ये पैसे क्यों खर्च हो रहे हैं, और कुछ भी नहीं है। आप चुप करके आराम से अपने टाइम पे दवाई लें, उसका शोरशार नहीं करें कि मैं दवाई लेती हूँ, बल्कि बताया भी ना करें किसी को कि मैं दवाई ले रही हूँ। सही बात है, ये आपके और आपके ज्यादा हस्बैंड उनके बीच में रहना चाहिए। बहुत अच्छी बात। और हमेशा अपनी वाइफ को इनकरेज करें कि वो अपने मेडिसिन टाइम पे लें और लेती रहे। वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत शुक्रिया वजहान। बस आखिरी बात अगर टाइम है तो मैं बता देता हूँ कि इसका ट्रीटमेंट में ये है कि जो सिम्टम्स पैदा हो रहे हैं, नींद ना आना, भूख ना लगना, स्ट्रेस होना, एंजाइटी होना, इसकी ट्रीटमेंट मेडिकली ले लो और काउंसलिंग कराओ। डॉक्टर के साथ बैठ के बात करने से बहुत तेज़ी से फ़र्क पड़ता है। छोटी मोटी एक्सरसाइजेज भी और डाइट पे लेके जाना पड़ता है। अगर किसी को मसला है तो हमारे पास आए, क्लिनिक आ जाए, इधर आ जाए, कहीं पे भी आ जाए, लेकिन अपनी औरतों को पोस्टमार्टम डिप्रेशन के उसमें अंधेरे में ना भेजें, क्योंकि कल को वो दोबारा जब बच्चा पैदा करेगी तो यही चांसेस 50% ज्यादा बढ़ जाएंगे। बिल्कुल। और ये जो फोन पे आप फजूल में वीडियोस, गाने और टिकटॉक देख रहे हैं, उससे बेहतर है आप अपनी कंडीशन को समझें और उसको बैलेंस कैसे करना है, और बाकी लोग इसका इलाज कैसे अपनी लाइफ में औरतों ने किया और बेहतर हुई हैं। इस पे जो है ना, ये जो फोन है बड़े अच्छे काम के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है। छोड़ दें फेसबुकिंग, किधर हो कहाँ हो, किधर सब सहेलियाँ गई, भाड़ में गया सब कुछ। वी डोंट नीड दिस। इसमें अपनी कंडीशन, अपने मसलों का सवाल करें और उसका हल ढूंढें और उसको मैनेज करने का सलूशन ढूंढने के, मैनेज कैसे करना है। थैंक यू सो मच जाद, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे तो कितना थी नहीं साल ये नॉलेज थी नहीं हमारे पास। लाइब्रेरीज जा रहे हैं, बड़ों को ढूंढ के जवाब ढूंढ रहे, अब तो सब बड़ा एक्सेसिबल है ओवर द फोन। तो आपको मैं मिलूंगी इंशाल्लाह कल एक और बड़े अच्छे शो और अच्छे कंटेंट के साथ। खुदा हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।